जैसा कि लास्ट क्लास में बताया मैंने आपको कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है निफ्टी का या किसी भी स्टॉक का, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है अपने को ट्रेडिंग करने के लिए। आप स्टॉक की ट्रेडिंग बोलो, चाहे आप ऑप्शन की ट्रेडिंग बोलो, या किसी भी मार्केट में ले लो, कमोडिटी में ले लो, फॉरेक्स में ले लो, जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे और नहीं उनको ड्रॉ कर पाओगे चार्ट्स के ऊपर, ट्रेडिंग आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना? इसीलिए हम जिस दिन से स्टार्ट किए हैं क्लासेस, उस दिन से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डिमांड, सप्लाई, इन पे डेली बेसिस पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। हम जोर डालते हैं इन चीज़ों पे, ताकि डेली टच में रहोगे तो आपको भी समझ में आएंगी कि डिमांड जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये काफ़ी अहम है। इन बिना इनके ट्रेडिंग को जानना, समझना या किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करना, इन्वेस्टर बनना, स्केल्पर बनना, ये बातें वो दूर की बातें हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? इसलिए फिर से हम थोड़ा सा इनको चीज को एक्सप्लेन करते हैं, डिमांड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना, और आपका सप्लाई जोन, इन सबको एक बार फिर से टच करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद बाकी टॉपिक पे आएंगे हम एक बार। स्क्रीन शेयर किया आपसे, निफ्टी का चार्ट है, देखो आप, है ना, आपका 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ निफ्टी का। ये डे का चार्ट है, देखो निफ्टी का आपको, है ना। तो एक सप्लाई जोन या डिमांड जोन क्या होता है, सपोर्ट एक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है प्राइस का कि, एक मिनट, रेजिस्टेंस एक प्राइस का ऐसा जोन होता है कि प्राइस वहां मल्टीपल टाइम से पहुंचा, लेकिन पहुंच के उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। एक हायर जो होता है, हायर हाई, वहां पे प्राइस पहुंचने की कोशिश किया मल्टीपल टाइम्स, वहां से फेल होके वापस नीचे आ गया, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों की जो सेलिंग पोजीशन है या सप्लाई है वो इतनी ज्यादा है कि प्राइस को वहां से ऊपर जाने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस होती है। तो वो जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन के नाम से जाना जाता है, बन जाता है। रेजिस्टेंस जोन एक प्राइस नहीं होता है, कोई एक फिगर नहीं होता पर्टिकुलर। रेजिस्टेंस जोन एक जोन होता है, एक प्राइस का एरिया होता है, जैसे 500 से लेके 510, 26 से लेके 26 100, है ना। तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं होता, ये वो पर्टिकुलर जोन होता है जहां तक प्राइस को जाने में काफी कठिनाई होती है। उस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है उस लेवल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट माना जाता है उसको। ठीक है ना? सपोर्ट जोन क्या होता है? सपोर्ट जोन बॉटम में क्रिएट होता है कहीं ना कहीं, जहां तक कि प्राइस बार बार नीचे आके, प्राइस में शार्प जंप देखने के लिए मिलता है, प्राइस उसके नीचे नहीं जा पाता है। एक बार, दो बार, तीन बार प्राइस उसके नीचे जाता है तो शार्प जंप होके फिर वो ऊपर बाउंस बैक करता है, तो उस जोन को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट जोन, कि प्राइस से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? इन चीजों को समझते हैं चार्ट के ऊपर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये निफ्टी का डेली का चार्ट खुला हुआ है। ओके, अब इसमें आप लोग ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कि निफ्टी का कहीं ना कहीं, मैं लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको कि सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन कैसे मार्क करते हैं। आपको भी चीजें सीख के मार्क करनी है, किसी भी स्टॉक में, किसी भी ऑप्शन के चार्ट में, या किसी भी कमोडिटी में, या किसी भी इंडेक्स में बोलो, है ना। जैसे मैंने बताया कि प्राइस जहां से मल्टीपल टाइम्स टच करके नीचे की साइड में आया है, प्राइस नीचे की साइड में आया है, या प्राइस नीचे बाउंस करके ऊपर की साइड में गया है, वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन क्रिएट होता है। देखो, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, निफ्टी का डेली का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखो, निफ्टी यहाँ बॉटम बनाया है, ये प्लेस जहाँ पे आपका कर्सर है, माउस का कर्सर है, निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ एक बॉटम बना रहा है, इस जगह पे। देखो ध्यान से इसको, ये जो प्राइस है आपका निफ्टी का, ये देखो यहाँ, ये देखो
प्राइस को ऐसा क्या मिल जा रहा है इस जगह में कि प्राइस यहाँ आके यहीं से बाउंस हो जा रहा है और इसके नीचे नहीं जा रहा है। देखो क्या मिल गया प्राइस को यहाँ। अब इन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक डॉट से या इस लाइन से। तो ये देखो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है सिंपल, ये जोन और ये एक जोन। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आएगा। जूम करते हैं चार्ट को, देखते हैं इसको कि ये जो एरिया है निफ्टी का, निफ्टी यहाँ आ रहा है ऊपर, बाउंस कर रहा है, यहाँ आ रहा है बाउंस कर रहा है। एक बार नहीं हुआ, ये काफी बार हुआ, मल्टीपल टाइम्स। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अपने आप को हिस्ट्री के रूप में रिपीट करते हैं कि जो पहले हुआ है वो अभी भी होगा। कहीं रेजिस्टेंस अगर बना है पहले तो वो अभी भी काम करेगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट में ये जो मेमोरी है ना, ये काफी स्ट्रांग होती है चार्ट्स की। वो अपने पुराने रेजिस्टेंस पुराने सपोर्ट को भूलते नहीं है, मेमोरी में रखते हैं। और आगे नेक्स्ट कभी ट्रेड होता है तो उसी के बेसिस पे ट्रेड होता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे भी वैलिड होता है। पहले जो सपोर्ट था देखो, ये था करीब 21/5 पे, 21 मई का। फिर सपोर्ट बना 4/6। फिर सपोर्ट पे आ रहा है 16/5, अगेन 5/8, अगेन देखो 29/8, ये है 1/10 रिसेंटली। तो इतना सपोर्ट बना है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में रहता है किसी भी इंडेक्स में या चार्ट में कि पहले सपोर्ट क्या था। तो वो सपोर्ट बार बार काम करेगा आपके लिए, ये पहले भी करता था अभी भी करेगा, आप जब देखोगे तब भी, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और जब उस समय जब चार्ट बनेगा तो आपको ऐसा फील होगा, फुल फुल चार्ट नहीं बनेगा ऐसा। लेकिन चूंकि आपने लाइन ड्रॉ की है तो आपको पता है कि निफ्टी यहाँ आएगा तो बाउंस बैक करेगा। यहाँ पे आप कोई भी एक कॉल लेके बैठ सकते हो, आप कोई पुट सेल कर सकते हो, कोई फ्यूचर का हेज बना सकते हो, फ्यूचर कर सकते हो, या ऑप्शन का हेजिंग बना सकते हो, एक मतलब बुल साइड का। तो जब जब निफ्टी यहाँ आया है और अच्छी उसमें मूवमेंट करने के लिए मिली है, देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना। अभी रिसेंट पे यहाँ आया, फिर यहाँ बाउंस मिला, यहाँ आया फिर बाउंस मिला, यहाँ आया देन इतना बाउंस मिला। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल पे अपने को एक बाइंग इनिशिएट बुल साइड में अपने एक ट्रेड हम लोग देख सकते हैं। ये सपोर्ट हमें ये बताता है ना। कभी ये डे चार्ट पे काम है, बता रहा हूँ जो आपको मैं डे पे दिखा रहा हूँ, ये सेम चीजें आपकी आवरली में भी काम करेंगी, 15 मिनट में भी काम करेंगी, 10 मिनट में भी काम करेंगी। और बड़े टाइम फ्रेम में 4 घंटे भी जाओगे तब भी ये चीजें काम करेगी, ठीक है। ये तो हुआ सपोर्ट का काम। अब मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। देखो, क्योंकि निफ्टी का ये पुराना एक टॉप जोन है, जो रेजिस्टेंस प्राइस यहाँ गया, बड़ी सी रेड कैंडल बनाई लेकिन इसके ऊपर न जा पाएगा। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया प्राइस के कारण। जब भी प्राइस जाता है वहां वहां से सेलिंग आती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्क कर देता हूँ मैं इसको, ये जोन है आपका, ठीक है। इस बार क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे एक बार आया, फेल हुआ, नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ आया, एक कैंडल ऊपर क्लोज किया, लेकिन वो ब्रेकआउट दिखा के फेल कर गया। तो कभी भी इस कंडीशन में आपको ब्रेकआउट नहीं मानना है। ब्रेकआउट तब होगा जब प्राइस यहाँ एक के बाद एक दो कैंडल क्लोज करे, जैसे इस लाइन के ऊपर एक क्लोज किया यहाँ, लेकिन दूसरी कैंडल नीचे आके क्लोज की। तो ये ट्रैप करने का एरिया है, फंसाने का एरिया है। इस केस में ट्रैप नहीं होना है। जो भी बड़ा पैसा है या बिग इन्वेस्टर है वो छोटे पैसा को टैप करते हैं इसी जोन में कि ब्रेकआउट दिखा के वो लोग डाउन कर देते हैं फिर नेक्स्ट डे। तो आपको ब्रेकआउट तभी मानना है जब ये एक कैंडल क्लोज दिया, अब एक कैंडल के ऊपर दूसरा क्लोज दे, एक कैंडल के ऊपर दूसरा क्लोज दे, या तो 15 मिनट की एक कैंडल कम से कम उस दिन के हाई के ऊपर क्लोज दे, तब हम ब्रेकआउट मानेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। कम से कम दो क्लोज मिलना चाहिए अपने को, ठीक है ना। नहीं तो ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो क्या किया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये फेल कर गया, तो फिर प्राइस इसी लेवल से नीचे आ गया। उसके बाद प्राइस जब भी इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, एक रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो या तो सुपर कैंडल से करेगा या फिर गैप अप से करेगा। वो कभी भी इस एक छोटा मूवमेंट दिखा के प्राइस क्लोज नहीं कर पाएगा। सुपर कैंडल जैसे होती बड़ी सी कैंडल एक बनेगी, वो क्लोज करेगा, या तो गैप अप पे खुलेगा। इस दिन प्राइस ने देखो यहाँ एक बड़ी सी कैंडल बनी है, मतलब 5 दिन का जो गिरावट है एक दिन में खत्म कर दिया। ये इसको बोलते हैं सुपर कैंडल, बड़ी सी कैंडल। जितना भी कैंडल है सबसे बड़ी ये कैंडल है, तो यह है सुपर कैंडल। तो जो भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस होता है वो बड़ी एक किसी कैंडल के थ्रू ब्रेक करना पड़ेगा, उसको छोड़ के ब्रेक करने का उसका ऑप्शन नहीं है। ये तो गैप अप करे प्राइस। तो प्राइस ने कहीं ना कहीं सुपर कैंडल बनाया, और वो जो आपका
रेजिस्टेंस उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके प्राइस 3 दिन में बना रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस डाउन साइड में फिर आया है, फिर से यहाँ एक रेजिस्टेंस के पास गिर के फिर से नीचे आया है। अब ये प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास से घूम रहा है। अब यहाँ से आगे की चाल क्या होगी, इसके ऊपर प्राइस रहेगा इस लाइन के ऊपर तो हम इसको बुलिश मानेंगे, इस लाइन की प्राइस नीचे ट्रेंड करेगा तो इसको बेरिश ट्रेंड मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो इसी एरिया में हो सकता है। जैसा मैंने बताया था आपको टेलीग्राम पे कि प्राइस ये 2-5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कम से कम एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। रेंज बाउंड मूवमेंट क्या हो सकता है, ये जो आपका सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है निफ्टी का, ये एक बार दो बार ये जो पोजीशन है यहाँ भी सपोर्ट है, तो ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे हम सिंपली। ये हो गया सपोर्ट। तो निफ्टी कहीं ना कहीं इस जोन में आ सकता है 25,700, फिर वापस 26,000, इस जोन में टाइम पास करेगा जब तक इस लाइन को नीचे ब्रेक नहीं करेगा। कोई हम लोग सेल साइड पर ट्रेड नहीं लेंगे, कोई कॉल सेल नहीं करेंगे, या कोई अपना पोर्टफोलियो में सेलिंग नहीं करेंगे। और जब निफ्टी इसके ऊपर बना रहेगा 26,000 के ऊपर 2-3 दिन, और इस चीज़ जो हाई है, पुराना हाई है निफ्टी का, इसको क्रॉस नहीं कर देगा, हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे भाई। इसको कहीं ना कहीं जाके उस एक सेलिंग जो है ना वापस आएगा यहाँ। इन चीज़ों को वीकली पे देखो आप, वीकली पे और क्लियर होगा आपको। वीकली पे क्या है, ये है 2024 का चार्ट। ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, ये रेड, ये इसकी पूंछ के पास देखो, मैंने ये डे चार्ट पे लगाया था, लेकिन वो वीकली में भी प्लॉट हो गया इंडिकेटर। जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो वीकली में प्लॉट होगी, मैंने लगाया था डेली की चार्ट पे। मैं जब लगाया था यहाँ डेली चार्ट पे, लेकिन जब वीकली करेंगे ना तो वो चार्ट ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाता है इसमें, क्योंकि वो चीजें वीकली में, डे में, आवर्ली में सब में काम करती है। यहाँ देखो आप, आपको समझ में आएगा कि प्राइस यहाँ से बाउंस क्यों, मतलब रिजेक्शन क्यों लिया। मैंने जो डे में आपको दिखाया कि प्राइस यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया यहाँ, तो यहाँ से रिएक्शन लिया है ना, तो यहाँ तक प्राइस क्यों गया, इसके ऊपर क्यों नहीं गया प्राइस। और ये सपोर्ट क्यों बना फिर प्राइस का। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट, ये सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट क्यों बनेगा प्राइस, इसको देखेंगे वीकली चार्ट में, तब ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी इसकी। 2024 में ये जो कैंडल थी निफ्टी की, ये टॉप बना, इसके बाद ये बड़ी सी कैंडल से गिरावट चालू हुई, निफ्टी में काफी गिरावट हमें देखने के लिए मिली। तो ये जो निफ्टी की जो कैंडल की पूंछ बनी है, ये पूंछ कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का जोन का काम करती है। ये जो बॉडी है इसकी, रेड कैंडल की बड़ी बॉडी, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करती है। और पूंछ, हमने पूंछ के एरिया में इसको लगा दिया है प्लॉट, और ये एक जो बॉडी है उसी कैंडल में। अब देखो प्राइस जब भी ये वहां जाएगा, यहाँ आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, यहाँ आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर सका, फिर नीचे आया। अब प्राइस इसी एक जोन में टाइम पास कर रहा है, और अभी इस जोन में टाइम पास करेगा, तो ये एक एरिया हो गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जोन। इसमें ऑप्शन के जो सेलर हैं वो सेल करके पैसा बना सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा समय होता है ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि वो टाइम पास मूवमेंट होता है। FFI DI छुट्टी पे हॉलीडे है तो ज़्यादा बिग मूवमेंट मिलेगा नहीं, अपने को ये पता होता है बात। क्योंकि ये हिस्ट्री है ना, एक इतिहास है पहले का, इसलिए हम इसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन के जो सेलर है, कॉल हो या पुट हो, वो इस एरिया को मार्क करके इस लेवल में एक स्टेडल कॉल बाई सेल, है ना, पुट बाई, सॉरी, पुट सेल कॉल सेल भी कर सकते हैं, है ना। और कॉल पुट भी जो रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब मीन्स पुट बाई कर सकते हैं, और सपोर्ट एरिया पे कॉल बाई करके भी कर सकते हैं, या तो नेकेड कर सकते हैं, या कि ये छोटा सा ऐसा होगा, या आप हेज बना के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एरिया को मार्क करना, प्लॉट करना है। तो ये ऑप्शन का जो ट्रेड होता है वो भी हम लोग ये देख के लेते हैं ना। और ये आप देखो, जैसे मैंने बताया था आपको कि निफ्टी यहीं से सपोर्ट क्यों ले रहा है, तो निफ्टी का मल्टीपल सपोर्ट जोन देखो आप, वीकली चार्ट में भी, डेली भी दिखाया था मैंने। वीकली में भी निफ्टी काफी बार यहाँ गिरा है, गिरा, लेकिन यहीं से वापस हो गया है। तो इस जब सपोर्ट जोन हम लोग यहाँ मार्क करेंगे ना, तो हमें इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो बनाने में, या इन्वेस्टमेंट की बास्केट बनाने में भी हेल्प होगी, क्योंकि जब जब निफ्टी यहाँ आके यहाँ गिरेगा, सपोज नेक्स्ट टाइम अगर निफ्टी फिर से यहाँ गिरता है, यहाँ गिर के इस एरिया के नीचे आके यहाँ क्लोज करता है, तो अपने को पता है कि निफ्टी पहले भी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक किया है। तो एक 90% चांस होता है कि यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक करेगा। हम कोई भी एक पोर्टफोलियो बना लें एक शॉर्ट टाइम के लिए, है ना, या मिड लेवल के लिए, तो यहाँ से पोर्टफोलियो में 20-30%, 40% रिटर्न अपने को शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकता है। ये एक टाइम होता है पोर्टफोलियो बनाने का। 10% चांस ये होता है कि निफ्टी यहां से आए और
इसको ब्रेक करने की कोशिश करें। 10% चांस ये भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में क्या निफ्टी इस एरिया में आके यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आवरली में 10 मिनट में क्या बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो हम लोग एक छोटा सा ऐसे लेके उसको लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं उस लेवल पे, ठीक है ना। आपके पास कोई अगर ऐसे स्टॉक्स हैं आप मुझे बताओ, मैं उस स्टॉक्स पे प्लॉट करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा कि एक डिटेल में इसको। जो भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, कॉपी में मार्क कर लो कि कहीं भी आप एक बार, है ना, जब क्लास एंड होगी तो उस समय ये आपकी जो डाउट सेशन में लेके इसको डाउट्स को आपको दूर करेंगे, है ना? हम्म, पता नहीं है। तो ठीक नहीं होता, चलता है कैमरा तो चलेगा। जिससे व्हाइट बोर्ड आपके सामने दिख रहा होगा आपको। सॉरी, काफी बड़ा हो गया। तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, मैं इस पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो कहीं ना कहीं प्राइस जब स्टार्ट होता है किसी स्क्रिप्ट का हो या किसी आपका स्टॉक का हो, प्राइस क्या करता है कि जो चाल होती है वो ऐसे से होती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, आप समझो इस चीज को, कि प्राइस यहाँ कहीं से कहीं ने सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ पे कोई एरिया है, कोई मूविंग रेंज या कोई प्रीवियस डिस्टेंस है, उसको देख के प्राइस यहाँ से फॉल हुआ है। फिर प्राइस सडन नीचे आया है, फिर से इसी जो सपोर्ट जोन के आसपास से सपोर्ट बनाया है, वो सपोर्ट किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, आवरली में, डे में, वीकली में। फिर से प्राइस बाउंस बैक करने की कोशिश किया है, फिर से यहाँ फेल हो गया, फिर से यहाँ आया, फिर से बॉटम बनाया, फिर से चला है, फिर यहाँ से प्राइस निकल के ऊपर की साइड निकल गया। ये वीकली में भी मिलेगा, डेली में भी आपको, और मंथली टाइम फ्रेम में। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा प्राइस को उस लेवल को निकालने में उतनी ज्यादा समय लगेगा। 10 मिनट का टाइम फ्रेम होगा तो प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार फेल करेगा, चौथे बार या पांचवें बार उसको निकाल लेगा जोन को। अगर वीकली जोन है तो एक, दो, तीन, चार, 5 वीक, 6 वीक तक नहीं निकाल पाएगा, उसके बाद जब निकालेगा तो स्पीड में निकाल लेगा। तो सेम डे टाइम फ्रेम में भी कि एक, दो बार, तीन बार, 5 बार प्राइस फेल कर सकता है, उसके बाद जब निकालेगा तो सुपर कैंडल बनेगा या गैप अप से उसको प्राइस को निकाल लेगा। तो ये जो लेवल बन जाता है ना, ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है। ये एक जोन हो जाता है सपोर्ट जोन, और ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। प्राइस जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके किसी भी सुपर कैंडल से या गैप अप से ऊपर की साइड बाउंस कर जाता है, दो क्लोज क्लोज दे देगा, उसको हम लोग ब्रेकआउट मान लेंगे। क्या मानेंगे? ब्रेकआउट। फिर ये जो एक लेवल है, ये रेजिस्टेंस का एरिया था वो सपोर्ट बन जाएगा अपना। ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो सपोर्ट बन जाएगा। प्राइस जब भी यहाँ आएगा ऊपर से, यहाँ गिरेगा, तो ये खरीदारी का टाइम होगा। यहाँ से फिर प्राइस क्या करेगा, ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करके फिर यहाँ से बाउंस ऐसे ही करेगा। जो यहाँ जो पैटर्न बना है अपना यहाँ, सेम पैटर्न यहाँ पे फिर चालू हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन जाएगा।
और ये फिर न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट होगा प्राइस का, ये न्यू रेजिस्टेंस प्राइस के लिए माना जाएगा। जो पुराना रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का जोन काम करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये होता है प्राइस का नेचर। ये करते करते प्राइस एक अप्रेज मूव करता है। अब ये देखने के लायक ये भी बात होती है कि प्राइस क्या, जैसे ये हुआ एक लो, प्राइस ने इससे नीचे एक हायर लो मारा, एक हायर लो, तो हायर हाई हायर लो अगर बनता है प्राइस में, मतलब वो एक बुलिश ट्रेंड है, मतलब ये एक, ये जैसे है ना, प्राइस क्या कर रहा है, पुराना एक लो है उसके ऊपर नया लो बना रहा है, उसके नीचे नहीं ब्रेक कर रहा है, फिर लो बना रहा है तो उसके ऊपर हाई बना रहा है, तो एक उसके ऊपर छोटा छोटा सा हाई बना के फिर नीचे आ रहा है, फिर एक हाई बना के फिर नीचे आएगा, ठीक है, और इस बार प्राइस आएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। कहीं ना कहीं एक बुलिश शाइन देता है, बुलिश शाइन क्या देता है यहाँ पे एक, कि प्राइस का जो पैटर्न है ये आपका हायर लो है, मैं ये लो था इसलिए हाई लो, ये फिर हाई लो देन हाई लो, मतलब आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक चैनल के रूप में ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये हाई लो और ये हायर हाई, ये हाई इसके ऊपर ये हाई, इसके ऊपर ये हाई, इसके ऊपर ये हाई। तो आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे आपकी आंखें देख के बता देंगे कि निफ्टी यहाँ से न्यू हाई बनाएगा, निफ्टी में गिरावट नहीं है, हमें किसी भी साइड में गिरावट आएगी तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, उसको सेल नहीं देखना है, ठीक है ना। तो जब भी कहीं इस लेवल पे हमको बाइंग मिल जाएगी रिलेटिव जोन में, हम बाइंग करेंगे, क्योंकि ये एक हायर हाई का पैटर्न बना हुआ है ना, हायर हाई एंड हायर लो। तो ये कहीं ना कहीं प्राइस को बुलिश ट्रेंड के साइड ही लिया जाएगा, ट्रेंड बुलिश माना जाएगा, इसमें हम लोग सेल साइड पे ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी कॉल सेल नहीं करेंगे, या सेल साइड पे ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग, या पोर्टफोलियो से एग्जिट नहीं करना है, इस समय हम लोग बाइंग में ही रहेंगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आएगा और ये प्राइस सबको अप्रोच करके एक न्यू हाई बनाएगा, और ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ये सपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद में प्राइस हो सकता है कि एक दिन दो दिन ऐसे कैंडल बना के यहाँ पे आपको बनाए, यहाँ पे एक कैंडल दो कैंडल, दो दिन क्लोज देगा तो ट्रेड में घुसना है, बिना एक क्लोज के बिना वो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। दो क्लोज दे दिया प्राइस तो क्या करेंगे, इसी जोन में ब्रेकआउट हम लोग जोन में बाइंग कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन भी बनता है यहाँ। ये छोटा सा अपना ये यहाँ ऐसे लोग है, प्राइस क्या कर सकता है इस जोन में, ये भी कर सकता है कि एक कैंडल यहाँ क्लोज दिया, आपको ऐसा क्लोज दिया, और दूसरा क्लोज आपको यहाँ इसके नीचे दे दिया, फेल हो गया, टेप कर दिया आपको, इसलिए दो क्लोज जोड़ दिए, एक क्लोज यहाँ आपको दिया, फिर एक क्लोज इसके ऊपर क्लोज दे देगा, मतलब ये क्लोज था इसके हाई के ऊपर ये क्लोज, तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट माना जाएगा, तो ही हम ट्रेड में एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से आया और ये शार्प पे एक ही मुंह में यहाँ निकल गया, हमें यहाँ भी बाइंग नहीं करना है, यहाँ यहाँ कहीं बाइंग नहीं करना है। अब वेट करो प्राइस को डाउन आने का, रीटेस्ट करने का, प्राइस आएगा फिर से नीचे टच करेगा सपोर्ट को, इस एरिया में हमारा कहीं ना कहीं बाइंग बनेगी हमारी, हमको जंप करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमको बाइंग नहीं करना है। रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट ट्रेडिंग इज बेस्ट ट्रेडिंग है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इस जोन में बाइंग करोगे छोटा सा आपका एसएल होगा, प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस करके शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाइंग दीजिएगा आपको, और यहीं से ना कहीं से प्राइस आपको बाउंस बैक करेगा और आपका एसएल काफी कम होगा, तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कमोडिटी में, हर स्क्रिप्ट में, हर स्टॉक में काम करेंगे, हर मार्केट में काम करेंगे, ठीक है, इनके बिना ट्रेडिंग में आप सोच भी नहीं सकते हो करने की, ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना समझना, कोई भी डाउट हो पूछना। अब कोई आप एक स्टॉक बताओ, मैं उस स्टॉक में आपको लेके दिखाता हूँ ये कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, कोई स्टॉक बताओ आपके पसंद का। ये बात है। ये आपके चार्ट पे जोमेटो का स्टॉक आ गया है ना?
देखो जोमेटो में क्या है ना, इस स्टॉक में जब भी कोई स्टॉक गैप अप लेता है तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट जोन बन जाता है ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ से ये गैप अप लेके सीधा यहाँ पे खुला है और ये गैप जो था इसका एक सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा। हम यहाँ पे आगे प्लॉट कर देते हैं इसको, जो पूंछ है, एक पूंछ के पास प्लॉट करते हैं इसको, और एक जो बॉडी है वहाँ प्लॉट करते हैं इसको कहीं ना कहीं। ये जो स्विंग ये बना था हाई, यहाँ प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है, जो स्टॉक को। और ये जो एरिया था, जो रेजिस्टेंस था पहले का जोमेटो का, ये जो पूंछ बनी है, ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ प्लॉट करते हैं इसमें तो समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस को पार करने के बाद में ये कैसे सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो जोमेटो जब यहाँ से ऊपर गया गैप अप करके, तो कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसको बताया ना, या तो सुपर कैंडल से ब्रेक करेगा या फिर एक गैप अप से। तो ये गैप अप से रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस जोन क्यों? क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, ये चार बार फेल हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर फाइव टाइम्स में यहाँ जाके गैप अप करके उसको बनाया है। तो ये सुपर कैंडल ही करेगा या गैप अप से बनेगा, ठीक है, फाइव टाइम्स। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो एरिया था आपका, ये आपके बन गए सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग। इसके बाद देखो यहाँ प्राइस गया है, फिर नीचे आया है इस लेवल में, ऊपर गया है, आया नीचे, इसको नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ये सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट पे आके प्राइस फिर से घूम गया, फिर से प्राइस, ये जो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेक किया, फिर ये जो कैंडल बनी रेड से, रेड छोटी सी पूंछ बना के, ये इसके नीचे क्यों नहीं गिरी? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये सपोर्ट बन गया फिर से इसका, इसलिए यहाँ से प्राइस जब भी आएगा बाउंस किया, यहाँ यहाँ आया, इसके ऊपर से फिर बाउंस कर गया, यहाँ आया, तो फिर से गैप अप, गैप डाउन के रूप में यहाँ पे जो ये टूटा है, गैप डाउन टूटा है, देखो कोई बड़ी सी कैंडल है, गैप डाउन में टूटेगा प्राइस। फिर यहाँ आया सपोर्ट पे, फिर ऊपर गया, फिर ये आया सपोर्ट के ऊपर, काफी दिन प्राइस रहा। अभी भी देखो अपना सपोर्ट के ऊपर के थोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस ट्रेंड कर रहा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेंड नहीं करेगा बुलिश नहीं होना है, और जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा हमें बेरिश नहीं होना है इसमें। ये कहीं ना कहीं बड़ा सपोर्ट है। गैप अप, वो जो गैप डाउन से सपोर्ट बनता है ना, वो एक बड़ा सपोर्ट जोन होता है, वो ऐसे आसानी से नहीं टूटेगा, वहां पे प्राइस को काफी दिन ट्रेड करना पड़ेगा। तो जोमेटिक का प्राइस की बात करें तो कुछ दिन ये इसी एक रेंज में ट्रेड करेगा, 273 टू 291, है ना, 300 के बीच में। इसके नीचे जब प्राइस गिरेगा तो काफी तेज गिरावट देखने के लिए मिल सकती है हमें, जो इसको नेक्स्ट आपको यहाँ तक ला सकती है 240 तक। और इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट देगा तो ये जो स्विंग हाई है इसका, यहाँ तक 344 या 350 तक प्राइस जा सकता है। इस जोन में टाइम पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने पहले गैप बनाया था तो उस गैप को फिल कर रहा है प्राइस। कहीं ना कहीं जोन में एक गैप बना था, तो इस गैप को प्राइस फिल करने के लिए यहाँ पे आया है, कुछ दिन टाइम पास करेगा, फिर यहाँ से आगे के मूवमेंट डिसाइड होगी कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं आपके चार्ट में, किसी भी चार्ट में लगाओ, डे में हो चाहे वीकली में हो। ये देखो रिलायंस का चार्ट है आपका, आवरली का चार्ट, ठीक है, रिलायंस स्टॉक का आवरली का चार्ट है। जब प्राइस को ध्यान से आप देखोगे तो आपको फील होगा कि कोई किसी जोन में प्राइस एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, किसी जोन में सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखो कि प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार और चार पांच बार जाके इसी जोन से बाउंस कर रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, दिक्कत हो रही है प्राइस को। यहाँ एक मार्क कर दिया मैंने। ये प्राइस एक दिन का नहीं है, ये मल्टीपल डेज का प्राइस है, आप देखो इसको। ये जोन है, ये डिमांड सपोर्ट जोन, ये जो एरिया है ये भी स्ट्रॉन्ग आपका एक डिमांड जोन के रूप में है, ये कैंडल और आपका ये कैंडल देखो, ठीक है? और ये जो टॉप है इसका, मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये देखो। कभी भी ट्रेड लेते हैं तो ऐसे देख के लेते हैं। यहाँ भी कर देते हैं हम।
और देखो समझने की कोशिश करो इन चीजों को आप। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये है 12/11 नवंबर महीने का। रिलायंस के प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे गिरा, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, इस कैंडल में फिर नीचे गिरा, यहाँ से रिजेक्शन लिया फिर नीचे गिरा। तो उस दिन इसी रेंज में मूवमेंट हो गया। तो कोई भी हम ऑप्शन लेंगे, कॉल लेंगे या ट्रेड लेंगे इंटरडे के बेसिस पे स्टॉक का, तो ये सपोर्ट के ऊपर बाइंग करेंगे, यहाँ सपोर्ट फिर मिला हमें बाइंग, इस लेवल तक हम ट्रेड लेंगे। ये प्राइस बताता है हमें कि आज मैं इसी रेंज में काम करूंगा, तो मुझे यहाँ तो बाई करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। यहाँ हमें बाइंग नहीं करना है क्योंकि पता है कि वहाँ एक रेजिस्टेंस प्राइस नीचे गिरेगा। यहाँ बाइंग बनेगा, यहाँ सेल करना है। तो प्राइस का मूवमेंट पता चल जाता है हमें इंटरडे में कि प्राइस आज कहाँ रह सकता है। ये अगर डे टाइम फ्रेम में कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है तो वो 2-3 दिन तक, 4 दिन तक काम करता है, ठीक है ना। वो टूटेगा तो सुपर कैंडल से टूटेगा या गैप अप से टूटेगा, मैंने बताया है। और ये चीजें हमेशा लाइफ टाइम में काम करेंगी, ये हिस्ट्री है, आप देख लेना। रिलायंस का प्राइस नेक्स्ट डे गैप अप खुला। तो ये जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो रेजिस्टेंस बनाया था, आवरली का रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ भी नहीं जा पाया था, ये 5 बार। ये 5 घंटे का, 5 घंटे तो नाम क्या है, 5 घंटे नहीं है। आप ये ट्रेड देखो, काफी दिन चला है ये। ये जो है जर्नी, ये है आपकी 12/11, ये आपका है 13/11, ये है 14/11, ये है आपका 18/11, और ये है आपका 19/11। तो 5-6 दिन का जो ट्रेड हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस का जोन बना, उस रेजिस्टेंस को यहाँ रिलायंस ने ब्रेक किया है कब, 20/11 को। ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल से आपको ब्रेक किया है। उसका प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर तक गया है। और ये जहाँ पूंछ बन गई, जहाँ पूंछ बन जाए वहां समझ लो कि वहां सेलिंग आ रही है प्राइस में। पूंछ बनने का मतलब ये सेलिंग आ रही है, प्राइस उस जोन के ऊपर नहीं जा पाएगा। वहां एक लाइन मार्क कर दो आप, वो जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर लाइन मार्क कर दो। अब आपको जब भी ट्रेड लेना है 2-3-4 दिन में, उसी एक रेंज में ट्रेड लेना है। तो रिलायंस का प्राइस जब भी यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा, जो कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, तो जब भी सपोर्ट पे आएगा, अब आंख बंद करके कोई भी लॉन्ग ट्रेड ले लो, कोई ऑप्शन ले लो, कोई कॉल ले लो, कोई फ्यूचर बाई कर लो आप, या कोई पुट सेल कर दो आप, इस जोन में आपको प्राइस मौका देगा, आपके पैसे भी बनेंगे। देखो आपको ये ले लो, ये करिए, ये ले लो। कैसे देखो प्राइस ने यहाँ से आके सडन लंबी सी कैंडल बनाई है प्राइस, है ना। तो इस जोन से प्राइस जल्दी गिरेगा नहीं आपका। ये होता है बाइंग जोन आपका, ये होता है बाइंग जोन। इससे इससे प्राइस नीचे गिर गया मतलब ये आप कैसे लोगे, छोटा सा एसएल इस जोन में हमको रखना पड़ेगा, इसके नीचे हमारा एसएल है। फिर से प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सुपर कैंडल, सुपर कैंडल बताया ना मैं, बड़ी कैंडल ये बनी है, इस सुपर कैंडल से ब्रेक किया है। ये पूंछ का एरिया है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर गया है। फिर ये अपने जो रेजिस्टेंस है फिर सपोर्ट बन गया है, ये जो रेजिस्टेंस का जो एरिया था ये फिर सपोर्ट बन गया। फिर इस सपोर्ट के पास आया, फिर से घूमा। तो हमको ट्रेंड इसी एक रेंज में करना है, एक रेंज चेंज होती थी प्राइस की। अब देखो प्राइस, अब मैं आज की बात करूँ, प्रेजेंट सिनेरियो की, आज की, तो प्राइस जो रिलायंस का है, अभी भी देखो, ये चूंकि पुराना रेजिस्टेंस था इस जगह यहाँ पे, इसलिए प्राइस कल भी जो ट्रेड हुआ था 2 दिन पहले, यहाँ प्राइस गया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के यहाँ से वापस आया। प्राइस को ऐसा क्या मिल गया यहाँ कि भाई तुम यहीं से वापस आ रहे हो, इसके ऊपर नहीं जा रहे हो। तो देखो यहाँ हिस्ट्री है, तो यूएस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, सेलिंग आई थी, इसलिए यहाँ भी सेलिंग आई है, यहाँ नीचे गिरा। तो प्राइस को ऐसा क्या मिल गया यहाँ से कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिरता, यहीं पे ट्रेड ले रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस का कहीं ना कहीं प्रीवियस सपोर्ट यहाँ बना हुआ था। ये प्राइस का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी प्राइस का सपोर्ट है। तो ये जो एरिया है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, रिलायंस का प्राइस इसी ट्रेंड में ज्वाइन कर रहा है। अभी कहीं इस एरिया में हम छोटी सी निफ्टी हमें कहीं बुलिश दिखे नेक्स्ट डे मंडे के दिन में, कि निफ्टी पॉजिटिव ओपन हुई है, और निफ्टी चूंकि सपोर्ट लाइन के ऊपर है, छोटा सा हम इस एरिया में ट्रेड ले सकते हैं, इस टारगेट के साथ में। और ये छोटा सा हमारा एसएल होगा, इस जोन के नीचे हमारा क्लोज होगा, या हमारा एसएल होगा। फ्यूचर बाई हो सकता है, कॉल सेल हो सकता है आपका, कॉल बाई हो सकता है कोई भी। तो ये एक बेस्ट पोजीशन होती है कॉल बाइंग के लिए, कोई भी एक लॉन्ग साइड ट्रेड करने के लिए, छोटे टाइम फ्रेम में। चूंकि आवरली है, तो इसका असर 2-3 दिन ही होता है। 2-3 दिन में रिलायंस का प्राइस 560 से 580 देखने के लिए मिल सकता है, ये चांसेस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स देखने के लिए मिलती हैं अपने को। मल्टीपल थिंग्स बोलते तो एक तो सपोर्ट का काम कर रहा है, दूसरा मल्टीपल आवर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटा, 12 घंटे को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। कितने घंटे? 12 घंटे, 12 आवर्स।
तो टोलो आवाज में जो एक जोन बना है वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो उसको प्राइस आसानी से ब्रेक नहीं करेगा इसको। प्लस यहाँ पे एक ये जो कैंडल बनी है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज, ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है इसका एक इंपॉर्टेंस है इस जोन में बनने का। तो कैसे ट्रेड लेंगे बताएंगे आपको। लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखो कहीं भी प्लॉट करो, ये काम करेगा। मैं यहाँ काम प्लॉट करता हूँ इसको तो यहाँ भी ये काम करेगा, देखो नीचे के साइड में यहाँ। तो ये प्राइस दिखेगा आपको कि यहाँ इस जोन में भी जब मैंने जहाँ प्लॉट किया है, यहाँ भी कहीं ना कहीं ये प्राइस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस बन गया और रेजिस्टेंस जब पार हुआ तो ये फिर सपोर्ट बन गया, फिर प्राइस इसके नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये प्राइस को इससे ट्रेड करना है अपने को, ठीक है, फ्यूचर में जब भी करना है इसको। इसी को बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या होता है कि जहां से प्राइस आके शार्प उसमें जंप देखने के लिए मिले, जहां पे खरीदारी हो प्राइस में, प्राइस ज्यादा देर नहीं रुके, बाउंस करे वहां से, वो होता है डिमांड जोन। जहां पे प्राइस जाके बार बार गिरता है, जहां से प्राइस जाके बार बार गिरता है वो होता है सप्लाई जोन। डिमांड जोन में बाइंग क्यों बनता है, वहां से तेज जंप क्यों होती है प्राइस में, सब कुछ। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये महाकुंभ का था, चाहे छठ पूजा के जो फेस्टिवल होते हैं, इनमें फ्लाइट का किराया, ट्रेन का किराया काफी जंप होता है, क्योंकि सप्लाई कम होती है ट्रेनों की, सीट्स कम होती है, और जो डिमांड होती है काफी ज्यादा होती है। तो उस समय क्या होता है कि प्राइस में शार्प जंप देखने के लिए मिलता है। तो भी किसी भी स्टॉक में, कमोडिटी में, जब डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है, लोग बेचते नहीं है, खरीदना चाहते हैं, उस समय क्या होता है प्राइस में शार्प जंप देखने के लिए मिलता है। तो जो जो लेवल होता है ना, ये जहाँ से प्राइस में तेज जंप आता है, ये एक शॉर्ट टर्म डिमांड जोन है। इसको वीकली में प्लॉट करोगे ना, तो वीकली में एक इन्वेस्टमेंट का एक जोन निकल के आता है, इन्वेस्टमेंट जोन, कि जहां से प्राइस जाएगा तो एक तेज मूवमेंट आएगा उसमें। तो वो कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन का काम करता है, जिसे मैं वीकली प्लॉट पे आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट पे इसको। तो ये इसका एक डिमांड जोन है रिलायंस का, कि प्राइस जब जब इस लेवल पे आया है, यहाँ से एक शार्प जंप देखने के लिए मिलता है अपने को, देखो। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, पोजीशन बनाएंगे हम, तो हमें जल्दी रिटर्न काफी तेज देखने के लिए मिलेगा। ये जो एरिया था आपका, क्योंकि ये एक प्रीवियस सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस को पार करने के बाद में यहाँ सपोर्ट बन गया, देखो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो प्राइस जब भी यहाँ आएगा एक शार्प जंप देखने के लिए मिलेगा। ये सप्लाई जोन है, जब भी यहाँ आएगा एक तेज गिरावट होगी, यहाँ जब प्राइस आएगा शार्प जंप, तेज जंप, तो यहाँ से आपको परसेंटेज और रिटर्न बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्राइस में यहाँ जंप आएगा ही आएगा आपका। ये एरिया, यहाँ से रिलायंस ने कुछ ही वीक में न्यू हाई बनाया है, देखो यहाँ से यहाँ, फिर प्राइस यहाँ गिरा है और यहाँ से फिर ये डिमांड जोन में आया है, और फिर से देखो यहाँ पे काफी तेज यहाँ जंप मिला। तो डिमांड जोन में लोगे तो आपको रिटर्न जल्दी मिलेगा और फायदा ज्यादा होगा, नुकसान के चांसेस काफी कम है। सप्लाई जोन में अपने को कोई पोजीशन नहीं बनानी है, जब ये सप्लाई जोन जो है यहाँ से जो बन रहा है सप्लाई जोन, इसको क्लोज करेगा और रिलायंस का स्टॉक एक वीक, 2 वीक यहाँ सस्टेन करे, तो ही हमें कुछ न्यू ब्रेकआउट के लिए हम खरीदेंगे, तो वो हाई जा सकता है, ठीक है ना, इस जोन के ऊपर अभी रिलायंस में भी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है अपने। जब तक ये कैंडल, रेड कैंडल बड़ी सी क्लोज नहीं है इसके ऊपर करेगा रिलायंस, यहाँ पे अभी सप्लाई बनी रहेगी इसके। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको, ये हर स्टॉक में, ट्रेड में, कमोडिटी में, सब में, मार्केट में काम करेगा आपके। ये चार्ट पे आपका रिलायंस का चार्ट लगा है, या रिलायंस लगाओ या निफ्टी का लगाओ, कोई भी लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डे चार्ट लगा हुआ आपके सामने निफ्टी का।
जैसे देख रहे हो आप, इसमें अलग अलग इंडिकेटर आते हैं, इसमें डिमांड सप्लाई जोन के यहाँ पे प्राइस जैसे डे चार्ट पे लगाया मैंने, तो यहाँ पे दिखा दिया कि जो ये बना है पोजीशन, ये पिंक कलर का बॉक्स और ये लाइन, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा रहा है कि निफ्टी का सपोर्ट यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये जो दिखा रहा है ये डिमांड जोन दिखा रहा है, सपोर्ट जोन दिखा रहा है, ये डिमांड जोन दिखा रहा है, सपोर्ट जोन दिखा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन के रूप में इसको ये पिंक बॉक्स आया है, या ये डिमांड जोन के रूप में दिखा रहा है कि प्राइस निफ्टी का जब भी इस रेंज में आएगा, ये डिमांड जोन में है और एक बाइंग जोन में है ना इसका। तो ये ऑटोमेटिक प्लॉट भी हम लोग इसमें देख सकते हैं, हम लोग इसमें, है ना। और भी अब इसमें क्या तक इंडिकेटर है, निफ्टी का आगे से बेस्ट डिमांड जोन भी आता है, आप उसको लगा के देखना, इसको आप प्लॉट करके कोशिश करने के बाद। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव आपका मैनुअली लगाओगे वही काम करेगा इसमें, है ना। एक एग्जांपल के तौर पे रखकर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें काम ज्यादा ऐसे होता नहीं है। ये है आगे से बेस्ट ऑटोमेटिक सप्लाई डिमांड जोन, ठीक है ना। ये मैंने प्लॉट किया है इसको। तो कहीं ना कहीं देखोगे आपको एक डिमांड जोन दिखा देगा, क्रिएट कर देगा आपको कि प्राइस, ये एक जोन है जो कि आपका सप्लाई जोन के रूप में काम करता है। प्राइस जब भी इस जोन में आएगा या गिरावट आएगा कम से कम ना। आपको डे टाइम फ्रेम में देखो इसको आप, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो, 10 मिनट में देखो आप। तो 10 मिनट के चार्ट पे भी आपको ये दिखाएगा प्लॉट, है ना, कि ये आपका एक सप्लाई जोन दिखा रहा है और ये एक डिमांड जोन के रूप में दिखा रहा है कि निफ्टी जब भी यहाँ आएगा तो ये बाउंस बैक करेगा, क्योंकि यहाँ एक गैप अप है हुआ है। तो गैप अप एरिया ऑटोमेटिक अपने आप में एक सपोर्ट जोन बन जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे इस जोन में यहाँ, क्योंकि ये गैप बना है तो गैप फिल करने के लिए वो आ सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से निफ्टी बाउंस कर जाएगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा। जो कोई भी कॉल बाइंग करना हो, कुछ भी करना हो, है ना, फ्यूचर बाई करना हो, तो इस जोन से लेके इस जोन तक बाई किया जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिक प्लॉट किया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो इसको चार्ट पे लगा के। ये काफी बड़ा एक सपोर्ट जोन के तौर पे निफ्टी का यहाँ पे है। जब भी निफ्टी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आया है, यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो इस जगह में कहीं ना कहीं कोई कॉल बाइंग, है ना, कोई फ्यूचर का हेज, चाहे नेकेड कॉल बाइंग सब ली जा सकती है यहाँ पे, है ना? तो ये देखना, आप इसको, इस पे काम करना, ये बहुत इफेक्टिव आपके लिए काम करेगा आगे से। आगे मैं आपको सिखाता हूँ सीपीआर और पिवोट। जैसा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शंस के ट्रेड में, फ्यूचर्स के ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में काफी हेल्पफुल होगा। तो एक सीपीआर और एक पिवोट पॉइंट बोल के होता है, जो कि ऑटोमेटिक आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन क्रिएट करता है। इनको भी आज हम समझेंगे, ताकि जो हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है आज, ये हम इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इंडिकेटर होगा आपके, जो भी आपका ब्रोकर है उसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पिवोट का इंडिकेटर होता है आपका ऑटोमेटिक। तो ये देखो, स्टडी में गए हम, पिवोट लगाए, पाइवट, है ना, कोई पिवोट बोलता है, कोई पाइवट बोलते हैं इसको, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको मैं। पिवोट के बेसिस पे हम ट्रेडिंग करें ना, तो भी हम ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं। अब देखो, ये जो पॉइंट आपको दिखाया हुआ है, जो तीन लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये आपका कहीं ना कहीं एक अभी रेजिस्टेंस से कम कर रहा है ये, लेकिन आपका एक सपोर्ट है। कि दूसरा इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद ये तीसरा रेजिस्टेंस ये है आपका। इसके जो नीचे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपका, ये एक सपोर्ट है। ये पाइवट पाइवट जो लाइन है आपका ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, खाली आपको यहाँ जाके आपको ट्रेडिंग व्यू में आपका जो भी आपका जीरोधा है, कुछ भी है, उसमें पिवोट लगाना है, पिवोट पॉइंट बोल के इंडिकेटर आएगा, लग गया ऑटोमेटिक। अब आप देखोगे प्राइस जब जब यहाँ आया है पिवोट के पास, यहीं जंप होता है, डे में यहाँ आया है, पिवोट लाइन के पास से जंप कर गया, कहाँ तक गया,
जो नेक्स्ट पिवोट लाइन है यहाँ तक गया, तो ये अपना टारगेट होता है। फर्स्ट पिवोट से लेकर सेकंड पिवोट तक का टारगेट हो सकता है अपना। यहाँ प्राइस था 980 के आसपास, 979। यहाँ प्राइस आपका हो गया 1040। तो इस जोन में ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, फिर ये जो क्रॉस कर लेगा तो आपको ये सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस बेसिस पे भी इसके सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं बाइंग हम कर सकते हैं। यहाँ बाइंग, यहाँ सेल, या बाइंग, यहाँ सेल। तो अभी देखो यहीं पे है, यहाँ ये आता है तो फिर से बाइंग का मौका रहेगा अपने पास इसके लिए ना। ये देखो यहाँ प्राइस इस सपोर्ट पे आया, यहाँ गया, फिर इस कैंडल से इसको ब्रेक किया, फिर ये ऊपर आया, प्राइस फिर से सपोर्ट के नीचे आया। ये जो लाइन थी ये सपोर्ट बन गई इसकी, उस सपोर्ट के ऊपर जाके यहाँ तक टारगेट, फिर से स्विंग हाई। फिर से प्राइस गैप डाउन खुला है, सुपर कैंडल बताया था मैंने, सुपर कैंडल से गैप डाउन करेगा, सुपर कैंडल से गैप डाउन हुआ है। फिर से कहना कि सपोर्ट लगी है प्राइस, तो जब भी अपने को ट्रेड करना हो अपने को इस रेंज में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड लेंगे। डाउन साइड का ट्रेड होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। फिर कभी ऊपर का ट्रेड हो तो यहाँ इस लाइन से यहाँ तक का। तो ये ऑप्शंस के जो बायर होते हैं या स्कैल्पर होते हैं, और या फ्यूचर्स के जो बाइंग होती है, वो इस रेंज में के लिए काफी काम करती है। अगर हम इंटरडे कोई बाइंग पोजीशन ले रहे हैं स्टॉक में भी, तो भी ये काम करेगा अपने पास, ठीक है ना। तो ये पिवट पॉइंट को देख के भी आप सिर्फ ट्रेड ले सकते हो, आपका यहाँ एसएल काफी कम रहेगा और टारगेट अच्छे बनते हैं। सपोज आपने अगर इस जोन में ट्रेड लिया होता है इस जगह, तो आपका टारगेट काफी लंबा मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ 1060 तक का, कहाँ से कहाँ, 1975 से लेके 1060 का। और एसएल क्या था, एसएल 5 पॉइंट मान लो यहाँ से आप, यहाँ बाइंग करते हो 970 के ऊपर, 975 में, तो 970 के नीचे ऐसे लगा लो, 965 का ऐसे लगा लो आप, तो ऐसे छोटा होगा तो टारगेट काफी बड़े होते हैं इसमें, ठीक है। तो सपोर्ट पिवोट पॉइंट को लेके भी हम लोग अपने स्ट्रेटी हम लोग बाइंग की बना सकते हैं। ये आपका 10 मिनट से लेके आपका वीकली मंथली पे काम करेगा। जो 10 मिनट का पिवोट होगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, वो सेम डे के लिए वैलिड होगा, सेम डे। नेक्स्ट डे के लिए वैलिड नहीं होता है, नेक्स्ट डे में फिर न्यू पिवोट बनेगा, वो वैलिड होगा। और जो पिवोट 1 आवर में बनेगा या 2 आवर में बनेगा, वो आपका 2-4 दिन के लिए वैलिड होता है। और जो भी पिवट पॉइंट जो डेली में बनेगा, वो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक वैलिड होता है। और जो वीकली में बनेगा वो कुछ महीनों तक वैलिड होगा पिवट पॉइंट। अगर डे टाइम फ्रेम में हम इंटरडे के ऑप्शन बायर हैं, या हम स्कैल्पर हैं, या हम कोई एक मतलब पोजीशन लेते हैं स्टॉक्स की इंटरडे बेसिस पे, तो हम इन पिवट पॉइंट को देख के हम ले सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे समझते हैं इसको, जस्ट 10 मिनट की चार्ट पे। जैसे बताया कि ब्लैक लाइन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम करती है। इसके ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट ये, जो एक हल्की सी लाइन दिख रही है ये, है ना। सेम जो आपका रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सपोर्ट पहला, फिर ये नीचे का सपोर्ट, फिर नीचे का सपोर्ट, ठीक है ना। ये क्रिएट होता है। प्राइस पहले अपने पहले सपोर्ट को ब्रेक करेगा, दूसरे को ब्रेक करेगा, फिर तीसरे सपोर्ट पे। तो चांस ये होता है कि प्राइस इसमें मैक्सिमम 3 सपोर्ट को ब्रेक करता है, चौथे सपोर्ट तक नहीं पहुंचता है। वहां कहीं ना कहीं अपने पास एक, अगर हम, हमारी आंखें तेज हो गई इस चार्ट को देखते देखते, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक जो फोर्थ पॉइंट होता है, उस पे हम लोग बाइंग पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि प्राइस वहां से शार्प रिवर्स देखने के लिए मिलता ही मिलता है अपने को। ये एक इसमें ट्रेंड होता है। फोर्थ जो पॉइंट होता है वहां से प्राइस रिवर्स मिलता है देखने के लिए अपने पास, है ना। जैसे इस केस में हुआ, यहाँ देखो हुआ है, यहाँ यहाँ जैसे प्राइस ट्रेड ले रहा कर रहा है, ये जो आपका सपोर्ट एरिया है, ये ब्लैक लाइन, और ये जो रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ कैंडल्स ब्रेक किया। तो इस कैंडल में हम लोग कहीं यहाँ बाइंग करते हैं, तो ये हमारा एसएल होगा, ये जो ब्लैक लाइन है ये एसएल होगी हमारी। तो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ देखो, उसी एक सेम डे में अपने चारों जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। मैंने बताया कि 3 रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, 3 सपोर्ट को ब्रेक करेगा, फोर्थ में प्राइस वहां से रिवर्सल का चांस होता है। यहाँ फोर्थ आपका जो रेजिस्टेंस है, प्राइस कहीं ना कहीं से वहीं से अपने को दिख गया 3-4 कैंडल में कि प्राइस में ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहीं से एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे, या कोई पुट लें वहाँ, या कोई कॉल सेल करे, तो हमें प्राइस में मूवमेंट जो मिला है देखने के लिए गिरावट में, वो काफी तेज मिला है। वहाँ यहाँ से यहाँ प्राइस आ गया फिर। इस साइड में अगर कोई सेल का ट्रेड लेते हैं, कोई पुट लेते हैं, तो इस लाइन के ऊपर यहाँ दो क्लोज कर देगा, ये जो लाइन है इसके ऊपर दो क्लोज कर देगा, यहाँ एक भी कैंडल यहाँ क्लोज नहीं कर पाई है इसके ऊपर।
इसके ऊपर दो क्लोज कर देगा, हम एसएल मान लेंगे अपना, छोटा एसएल होगा, और पुट में हमें कम से कम प्रीमियम डबल हो जाएगा हमारा। कोई भी आपको पुट देख लो आप यहाँ से यहाँ जब प्राइस गिरता है ना, तो 1036 से लेके कितना गिरा है, 1000 रुपया, 36 रुपये गिरने का मतलब है कॉल का प्राइस अपना काफी तेज, पुट का प्राइस काफी बढ़ेगा। सेम यहाँ भी हुआ कि ये जो प्राइस यहाँ था 1036, पहला सपोर्ट ब्रेक किया, दूसरा सपोर्ट ब्रेक किया, तीसरा सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन ये सेम डे नहीं किया होगा। ये है अपने 24/12 का है, ये भी 24/12 का है, ये 24/12 का, ये 26/12। तो एक दिन में फिर एक सपोर्ट दो सपोर्ट को ब्रेक किया है ना, ये तीन सपोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट डे प्राइस है 26 खुला है, वो नेक्स्ट डे में खुला है। एक दिन में प्राइस अपने दो या तीन सपोर्ट को ही कर सकता है। फिर प्राइस यहाँ से डाउन हुआ, और फिर यहाँ तक अभी आपको देखो सपोर्ट पे बना हुआ है। यहाँ से भी प्राइस अगर गिर रहा है तो आपके पास फिर भी मौका है कि हम यहाँ से एक सेल का ट्रेड लें, क्योंकि प्राइस का ट्रेंड सेलिंग में है, तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड लेते हैं। तो छोटा सा एसएल हमारा होता है, इस पॉइंट के ऊपर दो क्लोज दे तो हम निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं से प्राइस यहाँ से रीटेस्ट लिया है, रीटेस्ट पे सेल का ट्रेड ले लो, और आपका एक टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, यहाँ तक आपका प्राइस आ गया है। प्राइस अब यहाँ से गिरना नहीं चाह रहा है, लंबी सी पूंछ बनाया, फिर वापस फिर यहाँ बना रहा है, फिर बना रहा है, तो प्राइस यहाँ से गिरना नहीं चाह रहा है। अगर बाउंस लेगा तो इसके ऊपर बाउंस अगर निकल जाए, सपोज जैसे मैंने एक लैंड कर देता हूँ, प्राइस अगर शॉर्ट टाइम में इसके ऊपर निकल जाता है यहाँ, तो ये प्राइस का शॉर्ट टाइम में ब्रेकआउट माना जाएगा, जो कि प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है। बाइंग का ट्रेड ले लेंगे इस जगह हम। तो प्राइस यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो सेल का ट्रेड ले सकता है, ये टारगेट होगा अपना, ठीक है, फर्स्ट टारगेट अपना ये होगा। और फिर जैसे कल मार्केट खुलेगा तो न्यू पीवोट यहाँ क्रिएट होगा, तो सेकंड टारगेट कुछ और हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो पीवोट पॉइंट पे हम लोग ऐसे भी हम लोग ट्रेड लेंगे। ये पीवोट पॉइंट आप देखो वीकली में, वीकली में भी काम करेगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ऊपर गया तो सपोर्ट बन गया। अब यहाँ से जब भी प्राइस यहाँ आ रहा है, देखो बाउंस करके ऊपर जा रहा है, कहाँ तक, नेक्स्ट पिवट पर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आ रहा है, बाउंस कर रहा है, फिर नेक्स्ट पिवट पर जाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस एक बार यहाँ ट्रेड करने की कोशिश किया था, एक रेड कैंडल नीचे बनाया है, लेकिन चूंकि हम समझदार है, हम बोलेंगे नहीं यहाँ 2 वीक प्राइस गिरेगा तो हम इसमें गिरावट मानेंगे, नहीं तो गिरावट नहीं मानेंगे। उसके बाद प्राइस में काफी तेज मूवमेंट देखने के लिए मिला, और प्राइस यहाँ से 976 से लेके करीब 1086, मतलब 100 रुपये की मूवमेंट, 150 की मूवमेंट यहाँ दी है। तो इस रेंज में कहीं ना कहीं कोई बाइंग बनती है, और एक छोटा सा ऐसे होगा 2-5 रुपए का, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्राइस में मूवमेंट हमको देखने के लिए, बाउंस मिला है देखने के लिए, तो पिवट पॉइंट्स का बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करते हैं पिवट पॉइंट्स। तो इसमें जो आप ट्रेड देखने का खोजोगे, इस पे एनालिसिस करो आप चार्ट्स पे। वीकली में जो पिवट बनेगा वो काफी वीक तक वैलिड होगा, महीनों तक वैलिड होता है, इसमें प्राइस को जल्दी वहां क्लोज नहीं कर पाता है यहाँ से। इसका एक और का, देखो मैंने इसमें लगाया सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, सेंट्रल पिवोट रेंज। सेंट्रल पिवोट रेंज मैंने यहाँ लगाया इंडिकेटर, देखो सेंट्रल पिवोट रेंज। हो सकता है कि आपके ब्रोकर में ये फैसिलिटी हो ना हो, आप देख लेना इस चीज को, है ना। जीरोधा में फैसिलिटी में, जीरोधा का चैट पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, सीपीआर। तो सीपीआर का इंडिकेटर ऐसा आएगा, ये ऐसे तीन लाइनें आती हैं इसमें, एक दो तीन, यहाँ देखो एक दो तीन लाइनें आ रही है ना, एक दो तीन, एक दो तीन आता है, एक दो तीन। ये जो छोटा सा आ रहा है, काफी कंजेस्टेड दिख रहा है आपको, इसमें भी तीन लाइनें हैं, एक दो तीन, लेकिन काफी क्लोज है, काफी क्लोज है, देखो ये, ठीक है ना। तो सीपीआर का जो रेंज है, मैंने आपको वीकली पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ पहले इसको। ये जो सीपीआर का रेंज है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये जितना दूर रहेंगे ना, तो प्राइस उतना रेंज बाउंड होगा उसमें।
जितनी लाइनें तीनों नजदीक होंगी, पास पास सटी होंगी, तो वहां से प्राइस से तेज जंप करने के लिए मिल सकता है, और प्राइस में वहां से ट्रेंडिंग मूवमेंट आता है, अप साइड का या डाउन साइड का। लेकिन जब प्राइस की तीनों लाइनें एक दूसरे से गैप में रहेंगे, दूरी पे रहेंगी, प्राइस में एक थोड़ा रेंज में मूवमेंट देने के लिए मिल सकता है अपने को, ठीक है ना। सीपीआर जितना पतला होगा और जितना क्लोज लाइनें होंगी, उतनी ज्यादा इफेक्टिव वो काम करेगा, ठीक है ना। इन तीनों लाइनों के ऊपर प्राइस क्लोज देगा, हम ब्रेकआउट मानेंगे। तीनों लाइन के प्राइस नीचे क्लोज देगा, हम इसको वो मानेंगे, इसमें मतलब सेल साइड का मानेंगे, बेरिश मानेंगे इसमें प्राइस को, ठीक है। यहाँ देखो आप, जैसे प्राइस यहाँ तक गया, ये प्राइस, ये सपोर्ट था पहले, रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस इसके डाउन आ गया। ये सीपीआर के लाइन है तीन, काफी क्लोज है। क्लोज का मतलब वो प्राइस ऐसे ट्रेंडिंग मूवमेंट आएगा, फर्स्ट मूवमेंट आएगा, तेज मूवमेंट आएगा यहाँ से, जो भी जिस साइड का भी है। प्राइस यहाँ से नीचे क्लोज किया, ये कैंडल गैप डाउन हुआ, और ये मैं आपको डे चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अब 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको सीपीआर दिखाई देगा। यहाँ पे हम अगर सेल साइड का ट्रेड लेते हैं, तो प्राइस यहाँ से 1039 से लेके अपने को 1002 तक का एक मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट मिला है। प्राइस कभी भी इस लाइन को, सीपीआर को क्रॉस नहीं कर पाया, देखो अभी तक। ये रेजिस्टेंस यहाँ से प्राइस फिर जाने की कोशिश किया था, ये ग्रीन कैंडल बनी भी, लेकिन एक दिन क्लोज दिया, 2 दिन क्लोज नहीं दिया। एक दिन क्लोज दिया टैप करने के लिए, बड़ा पैसा फंसाने के लिए एक दिन क्लोज करवाता है, ताकि हम बाइंग के पोजीशन में बने, और सेकंड डे हमारा ऐसे लिखाए वो प्राइस निकल जाए। तो एक दिन क्लोज किया, तो हम इसमें बाइंग में नहीं रहेंगे, 2 क्लोज देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सीपीआर के ऊपर भी 2 क्लोज, या तो एक 15 मिनट के कैंडल प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज दे दो, हम मानेंगे कि आपका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना। तो फिर इसी सीपीआर की प्राइस नीचे रहा है, तो सीपीआर को हम लोग इस रेंज में कहीं ना कहीं कोई पुट बाइंग कर लें, कॉल सेल करें, या स्टॉक अपने कुछ लिए हैं पोजीशन में, तो उनमें हम निकलने की सोच सकते हैं कि प्राइस डे टाइम फ्रेम में उसके ऊपर नहीं जाएगा, मुश्किल है, तो हम एक बार निकल जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सीपीआर का एरिया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है, वहां से तेज प्राइस में गिरावट आती है। और ये जो प्राइस था यहाँ सीपीआर पे, देखो जो प्राइस आया है यहाँ, सपोर्ट लिया एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 दिन 4 दिन मौका दिया आपको। कोई भी यहाँ बाइंग साइड का कॉल लेते या फुट सेल करते, तो प्राइस में यहाँ तेज जंप देखने के लिए मिला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में प्राइस यहाँ से यहाँ 1039, 1040 से लेके 1070 तक, तो उसके बाद 1080 तक, 2 दिन में कॉल का दाम काफी बढ़ जाता है। तो सीपीआर के ऊपर होने से प्राइस में तेज मूवमेंट आता है। तो ये जो एरिया है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में बाइंग के जोन में, ऑप्शन में भी काम करता है, और स्टॉक में भी काम करेगा। ऑप्शन के बायर भी यहाँ से लेके काफी अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है आपको, ठीक है ना। ये एरिया काफी इफेक्टिव काम करता है। यहाँ देखो आप, मैं आपको डे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ऑप्शन के जो बायर हैं, या जो स्कैल्पर हैं, या जो फ्यूचर के ट्रेड लेते हैं, या आप लोग कोई डिलीवरी बेस्ड ट्रेड भी लेते हो, सीपीआर के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया डेली बेसिस पे। प्राइस काफी नेरो है, सीपीआर काफी नेरो है, पतला है। पतला सीपीआर अपने आप में ये दिखाता है कि प्राइस में से तेज मूवमेंट आ सकता है, फास्ट मूवमेंट आ सकता है, ज्यादा प्राइस वहां पे आपको टाइम पास नहीं करेगा। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है, वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, देखो ये तीन जो कैंडल बनी है, एक ग्रीन, दूसरी रेड, और तीसरी भी ये ग्रीन, तीनों कैंडल सीपीआर के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि 2 क्लोज होना चाहिए, और या 3 क्लोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में हम लेके बैठ जाएंगे ना, कोई कॉल भी लेके बैठ जाएंगे, कोई स्टॉक ले ले, फ्यूचर ले लें, तो प्राइस हमारा 886 से लेके 1024, 1025, 1030 तक मूवमेंट दिया है। कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में, 8 दिन में कॉल का प्राइस क्या हो जाता है, देख लें। 870, 880 से रेंज से लेके 1021 तक, 3 4 दिन में प्राइस लगातार एक के बाद एक मूवमेंट दिया है यहाँ तक। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर नीचे आया, सीपीआर का एक सपोर्ट लेके फिर से सीपीआर के ऊपर यहाँ क्लोज दिया। फिर से बाइंग हमारी यहाँ हो सकती है, इस रेंज में सीपीआर के ऊपर क्लोज दिया है, और फिर से प्राइस में तेज मूवमेंट आया। तो सीपीआर को लेके हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं, इसका मीन्स ऊपर बाइंग, नीचे इसका सेल, ठीक है। सीपीआर के ऊपर क्लोज दिया एक दिन, 2 दिन, 2 दिन क्लोज दिया, इस रेंज में कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे हम, और प्राइस में यहाँ तेज मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ भी वही है, सीपीआर के ऊपर क्लोज दे दिया, 2 क्लोज, या तीसरा दिन हम लोग बाइंग करेंगे, यहाँ तक मूवमेंट ऑप्शंस के बायस के लिए काफी है, इतना मूवमेंट है। ये देखो यहाँ प्राइस, यहाँ सीपीआर के ऊपर जैसे ही एक दिन क्लोज किया, सेकेंड डे में 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, हमें इंडिकेट मिल जाता है कि हमें बैंक में घुसना है। एक डे क्लोज किया सीपीआर के ऊपर, सेकेंड डे 15 मिनट की क्लोज कैंडल कर दे, हम बैंक में घुस जाएंगे। लेकिन प्राइस काफी दिन रेंज बाउंड रहा, देखो काफी दिन प्रीमियम दिला देगा इस।
क्योंकि यहाँ पे हमें और भी इंडिकेटर देखने पड़ते हैं कि प्राइस में क्या प्रीवियस क्या कोई रेजिस्टेंस वहां पे काम कर रहा है, वीकली में डेली में। अगर वीकली को रेजिस्टेंस है तो प्राइस को वहां से निकलने में काफी दिन लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस वीकली का है। तो ये और भी इंडिकेटर तो देखना पड़ेगा अपने को, है ना, क्या रेजिस्टेंस है, या कोई ऐसा वहां पे कोई ऐसा आपका मूविंग एवरेज तो नहीं है, प्राइस उसके नीचे तो नहीं है, 20 के नीचे, 50 के नीचे, तो प्राइस को वहां जाने में दिक्कत होगी ऊपर, तो वो हमें जाके देख लेना पड़ेगा। वो चार्ट की स्टडी है। नहीं तो प्राइस देखो यहाँ पे बना हुआ बुलिश है अभी भी सीपीआर के ऊपर, लेकिन प्राइस को वहां से निकलने में दिक्कत है, तो ये बताता है कि प्रीवियस में कोई रेजिस्टेंस है बड़ा, वो मूविंग एवरेज का हो, चाहे कोई वीकली का रेजिस्टेंस हो, कोई प्राइस है जो, चाहे कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो, लेकिन रेजिस्टेंस है, नहीं तो प्राइस इतना दिन यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड नहीं करता। प्राइस को गिरना था तो या तो गिरता या शार्प ऊपर जाता, तो रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आया है तो उसके बाद फिर से मूवमेंट अपना किया है, लेकिन इसके ऊपर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। कोई भी अगर डिलीवरी का ट्रेड भी ले रहे हैं ना तो वहां से निकलेंगे नहीं हम। सभी जगह ऐसा ही है। सीपीआर के नीचे प्राइस क्लोज दिया, एक कैंडल दूसरे दिन की 15 मिनट की कैंडल, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, ट्रेड से निकल सकते हो, कोई कॉल सेल है ना, पुट बाई। तो ये आपका सीपीआर का जो लेवल है, ये ऐसे होगा आपका, ठीक है, यहाँ काफी इफेक्टिव काम करता है आपका। ऑप्शन के जो बायर होते हैं वो भी आपका 10 मिनट का चार्ट देख के इसमें ऑप्शन बाइंग ले सकते हैं। बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये सीपीआर काफी नया हो, देखो 10 मिनट के चार्ट पे ये सीपीआर दिखा रहा है, तीनों लाइनें ऐसे मिक्स हो गई कि पता ही नहीं चला कि तीन लाइन है। 10 मिनट के कैंडल ऊपर क्लोज दी, है ना, तो काफी एक सुपर कैंडल बन गया है। मुश्किल हो गया यहाँ पे लेने में, एसएल काफी ज्यादा हो गया है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 2-3 मिनट में, तो इसमें एंट्री मिल सकती है। यार ये जो हाई का लेवल है ये क्रॉस कर दे तो बाइंग में बन सकते हैं हम लोग। छोटा ऐसे लोग है, ज्यादा नहीं है, दिख रहा है 1014 का है, 1010 का 11, 3-4 पॉइंट है। तो 3-4 पॉइंट में ऑप्शन का ट्रेड लेके हम लोग इतना, हम लोग इसको प्रॉफिट मिल सकता था इसमें, या है ना। ये जो सीपीआई के नीचे क्लोज किया, यहाँ एक सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे, पुट ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का पुट का भी अपने को बेनिफिट इसका मिल जाता है कहीं ना कहीं। 10 मिनट के चार्ट है। प्राइस जब भी सीपीआर के ऊपर आ रहा है, प्राइस यहाँ से तेज जंप आ रहा है इसमें, यहाँ से फिर प्राइस सीपीआर के ऊपर आया, फिर कोई कॉल बैंक में जाए या स्टॉक बैंक में जाए, तो यहाँ से प्लस में ही आपको इसमें दिखाई देगा इसमें। सीपीआर के नीचे क्लोज दिया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, हम सेल साइड का ट्रेड या पुट ले लेंगे तो सीपीआर के नीचे हमारा ट्रेड यहाँ रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड का है, यहाँ भी देखो आप, सीपीआर के नीचे एक मास्टर कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल, जो दिखा दिया कि भाई हेवी सेलिंग है। दूसरी कैंडल भी इसके नीचे बंद कर दी, कहीं ना कहीं सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे, छोटा सा एसएल के लिए 1038 है, 1046 का हमारा एसएल होगा। तो कहीं ना कहीं पुट हमारा बाइंग में भी हमें काफी इसमें तगड़ा प्रॉफिट इसमें बना है हमारा। सेम ये सीपीआर के ऊपर बाइंग, एक कैंडल, दो कैंडल पॉजिटिव है, यहाँ बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट मतलब बनेगा, यहाँ तक सीपीआर के ऊपर का। सीपीआर के नीचे सेल, तो 10 मिनट के मतलब जो ऑप्शन बायर है, 10 मिनट के कैंडल पे भी यहाँ ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीपीआर का रेंज लेके। जो वीकली सीपीआर होता है, इन्वेस्टर लोग इसको ट्रेड लेते हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी ले सकते हैं, पोर्टफोलियो भी यहाँ बना सकते हैं, है ना, लॉन्ग टाइम का ट्रेड भी ले सकते हैं, एक ईयरली ट्रेड भी बनता है यहाँ। सीपीआर वीकली का मैं दिखा रहा हूँ, वीकली का सीपीआर देखो, यहाँ पे सीपीआर का रेंज में ट्रेड कर रहा है कि थोड़ा ये वाइड है, इसलिए थोड़ा टाइम पास जोन कर रहा है। जैसे ये सीपीआर को क्रॉस किया है यहाँ, एक और एक बार क्रॉस नहीं किया, दो बार, तीन बार क्रॉस किया, फोर्थ टाइम में इसको ब्रेकआउट देके यहाँ ले गया, तो यहाँ पे टाइम पास करेगा, लेकिन आपको ये दिखाएगा कि इसके नीचे हम ज्यादा बियरिश नहीं है ना, कहीं ना कहीं सीपीआर के ऊपर आप इसको बाइंग करोगे ना, तो आप क्या, देखो एसएल 758 से लेके 1100 रुपये तक का प्राइस यहाँ मूवमेंट मिला है। सीपीआर जो कि वीकली में आपका बुलिश है, इसलिए आपको यहाँ प्राइस गया, ठीक है ना। तो वीकली में आप सीपीआर को देख के इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना ये कर सकते हो। यहाँ जैसे सीपीआर वीकली में था, देखो काफी नेरो है, नेरो सीपीआर बताता है कि प्राइस में तेज मूवमेंट आएगा, जल्दी आएगा। तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ क्लोज किया, हम इसमें बाइंग में बन सकते हैं यहाँ। ये जो दो कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, तो यहाँ से देखो प्राइस देखो 683 से लेके अपने को 816 तक मूवमेंट मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तेज मूवमेंट आया है, तो 10-5 दिन में अपने को, 20 दिन में मूवमेंट प्राइस में मिल जाएगा देखने के लिए, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी यहाँ लिए जा सकते हैं, सेम यहाँ पे भी बना है ऐसा।
अपने को कम से कम एक ट्रेंड दिखाता है कि मैं बुलिश हूँ, मुझे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ से देखो, यहाँ सीपीआर पे वीकली में कोई बाइंग करके बढ़ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या, मतलब कितने, मतलब पैसे बन सकते हैं। प्राइस था 258, 258 से लेके 492, डबल हो गया यहाँ से यहाँ तक प्राइस, ठीक है ना। सेम यहाँ, यहाँ से सीपीआर पे बाइंग करते हैं तो यहाँ से लेके प्राइस देखो 165 था, यहाँ हो गया करीब 300 करीब। तो वीकली जो होता है काफी महीनों तक वैलिड होता है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्विंग ट्रेड हम लोग यहाँ भी इस पोजीशन पे हम लोग ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में काम करता है। जब भी प्राइस सीपीपी आते मिल जाए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। देखो सीपीआर पे प्राइस आया यहाँ 87 पे था बजाज फाइनेंशियल स्टॉक, सीपीआर पे बना रहा, काफी नियर रहा, जो दिखाता है कि तेज मूवमेंट आएगा। 85 87 से लेके फिर ये टारगेट इसका हुआ 192। फिर यहाँ से सीपीआर के ऊपर आया, फिर अब तक बैंक में दिया 165 से, फिर बना कितना, 292। फिर सीपीआर के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से बैंक करता 254 में, 254 से कितना गया, 373। जब सीपीआर को ब्रेक किया तो काफी नीचे गया, फिर सीपीआर को ब्रेक किया तो इसके ऊपर गया, फिर सीपीआर को ब्रेक करा तो इसके ऊपर। तो सीपीआर को देख के हम ट्रेड यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग भी यहाँ बनती है 10 10 मिनट में आपका। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये सीपीआर और ये पिवट पॉइंट्स अपने को स्मार्टली यूज करना है। 10 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट पे काम करेंगे, लेकिन हमें प्रीवियस चार्ट पे जाकर देख लेना पड़ेगा क्या कोई मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस तो वहाँ नहीं है, या कोई प्राइस का रेजिस्टेंस तो वहाँ काम नहीं कर रहा है। अगर प्राइस का रेजिस्टेंस है या कोई प्रीवियस एक मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस वहाँ काम कर रहा है, तो सीपीआर पे प्राइस 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या अवधि के टाइम फ्रेम में वहाँ पे थोड़ा फंसेगा, अटकेगा, वहाँ शार्प मूवमेंट नहीं आएगी, वहाँ टाइम पास करेगा। और एक बार, दो बार, तीन बार वहाँ पे, एक बार वहाँ पे हिट करने के बाद ही वो प्राइस वहाँ से ब्रेकआउट लेगा, ठीक है ना। वहाँ प्राइस टाइम पास करेगा क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस वहाँ से नहीं होगा ना, तो प्राइस वहाँ से तेज जंप देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर होगा वहाँ पे, तो प्राइस कुछ देर के लिए वहाँ फंसेगा, अटकेगा, लेकिन उस समय ट्रेंड बुलिश ही रहेगा अपना। तो 10 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे पीवीआर, ये ये पिवोट्स पॉइंट, ये सीपीएल को देखने के लिए कम से कम प्राइस का एक जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो पहले देख लेना, मूविंग एवरेज ला के वहां पे चेक कर लेना। कुछ ऐसा बना तो नहीं है ना। ये आगे थोड़ी इस क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाते हैं आपको, जो कि हैमर कॉन्सेप्ट। मैंने आपको दोजी पर पढ़ाया था, दोजी, दोजी काफी इफेक्टिव काम करती है। मैंने एक लास्ट ट्रेड भी शेयर किया था ओला का, इस पे, टेलीग्राम पे। वहां दिखाया था कि 31 रुपीज में बाइंग कैसे मिला है मेरे को। वहां पे चूंकि एक इंडिकेटर भी पढ़ाया नहीं है आपको, बताया नहीं है, तो वहां मुझे डबल कंफर्मेशन मिली थी। वो जो दोजी बनी थी वहां आवरली में 31 रुपीज के ऊपर, आप देखोगे चार्ट को, जो टेलीग्राम में डाला हुआ है, 31 रुपये के ऊपर एक वो दोजी बनी थी। तो दोजी का पैटर्न ऐसा था कि वहां देख के ओवरऑल में बाइंग बनती है। वहां से देख 31 पे बाइंग होने के बाद 37 का प्राइस तेज मूवमेंट वहां देखने के लिए मिला है। तो दोजी काफी इफेक्टिव काम करती है सभी टाइम फ्रेम में। उस पर देख के ऑप्शन के बड़े बड़े ट्रेड वहीं से होते हैं, ठीक है ना, दोजी के बेसिस पे। अब जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, वो उसी से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो है हैमर का। जिससे दोजी इफेक्टिव काम करती है, वैसे हैमर भी आपका काफी इफेक्टिव काम करता है, सेम रूल है उसका भी। हैमर भी अगर बॉटम में बनता है, बॉटम में बनता है, प्राइस एक डाउनवर्ड में आ रहा है, आ रहा है, चला है, गिरता आ रहा है, वो गिरने के बाद कहीं ना कहीं एक हैमर बनता है। तो हैमर बनने के प्राइस वहां से चांसेस होते हैं कि प्राइस में तेज वहां से मूवमेंट आएगी ऊपर की साइड में। और जैसे दोजी में का प्राइस ट्रेंड काम करता है, हैमर का प्राइस ट्रेंड भी वैसे काम करता है, उतना ही इफेक्टिव होता है ये भी, है ना। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ आपका बजाज फाइनेंस के चार्ट में, डेली के बेसिस पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे प्राइस यहाँ से देखो आया आया है, साइड वेज है, यहाँ से प्राइस गिरा है। तो गिरने के बाद में यहाँ कहीं ना कहीं प्राइस गिरने के बाद में यहाँ एक हैमर बनाया है। कहाँ बना है हैमर, ये बना है हैमर। दोजी में क्या होता है, दोजी में उसका जो मूव होता है वो अनडिसिसिव होता है, उस पता नहीं चलता कि डोजी क्या करेगा। जैसे डोजी ऐसे बनती है, ये हुआ ऐसा, और ये ऐसे होता है छोटा सा, या तो ऐसे हो जाए,
या तो ऐसे हो जाए, है ना, ऐसे। जो इसकी बॉडी बनती है दोजे की, पूंछ दोनों साइड में काफी लंबी रहेगी। और जो बॉडी बनती है, बॉडी नहीं के बराबर बॉडी बनती है, जो बॉडी है बीच का पार्ट, ये नहीं के बराबर होता है, ठीक है, रेड हो चाहे ब्लैक हो चाहे ग्रीन हो, लेकिन नहीं के बराबर होता है। तो दोजी में एक आपका मुंह जो होता है वो अनडिसिसिव होता है, कि वो अब नेक्स्ट जो मुंह होगा ऊपर का जाएगा कि नीचे का जाएगा। उससे कंफर्मेशन कैंडल होती है नेक्स्ट कैंडल, वो नेक्स्ट कैंडल कंफर्म करेगी, तो ही मुंह उस साइड का मिलेगा अपने को, ठीक है ना। सेम चीज हेमर में होता है। हेमर में भी ये जो बनता है, इसके नीचे की जो ये पार्ट होता है ये काफी लंबा होता है, नीचे का पार्ट लंबा होगा, ऊपर का पार्ट जो टेल होती है छोटी होती है, और दूसरी जो बीच की बॉडी होती है वो बड़ी होनी चाहिए, तो हेमर माना जाएगा उसको। हेमर जब भी बॉटम में बनेगा, उसके नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो उसका डिसिसिव होगा, कि यहाँ से ऊपर का मुंह मिलेगा। जैसे ये कैंडल बना है हेमर का, जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनी है, इसके ऊपर क्लोज की है, तो कहीं ना कहीं हम बुलिश मान सकते हैं इसको। तो अपने आप में हैमर एक क्लियर इंडिकेटर नहीं है, लेकिन हैमर की जो बाद वाली कैंडल है वो एक इंडिकेटर क्लियर होता है बाइंग या सेलिंग के लिए, कि हमें अब किस साइड का मूव देखना है, किस साइड का मूव हमें मिल सकता है, ठीक है ना। हैमर मैटर नहीं करता रेड में है ग्रीन में है, उसका इफेक्टिवनेस उतना ही काम करेगा। हैमर हैमर है, ठीक है ना। यहाँ बनने के बाद में अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक का एक हमको मिलता है। अभी तक हैमर का जो एसएल था वो कटा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर से वापस आके यहाँ से बाइंग मिला है, फिर से हैमर बना है, तो कहीं ना कहीं दिखा था कि पावर है बायर्स का। फिर से हैमर के ऊपर प्राइस गया, तो कहाँ से कहाँ तक का। तो हैमर कैंडल पे हम लोग एंट्री लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं हैमर से बाद वाले कैंडल पे एंट्री लेना ज़्यादा अच्छा होता है कंफर्मेशन के लिए। तो हर जगह नहीं मिलता, कहीं ना कहीं प्राइस वहीं से मूव कर जाता है, जंप कर जाता है हैमर के बाद में ही, है ना। जिस टाइम पे बनेगा उस टाइम फ्रेम पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर डे में बन रहा है, वीकली में बन रहा है, या वो बन रहा है, जितना ज्यादा गिरावट के बाद बनेगा उसका इफेक्टिवनेस उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे प्राइस काफी गिरा गिरा गिरने के बाद में यहाँ पे हैमर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है हैमर, ये बन रहा है छोटा, लेकिन हैमर है। नीचे पूंछ लंबी है, ऊपर की पूंछ छोटी है, इस रेड कैंडल में, ये जो रेड कैंडल बता रहा हूँ, पूंछ नीचे लंबी है, ऊपर की पूंछ इसकी छोटी है, बॉडी बड़ी है इसकी, ठीक है। इसमें कंफर्मेशन अपने को मिला, अपने अलर्ट हो जाए कि कहीं ना कहीं बायर्स का कंट्रोल आने वाला है, तो पूंछ लंबी है। ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है बड़ी सी, बड़ा हैमर, ये ये अपने आप में बुल रन का इशारा है, या बुलिश जो ट्रेंड का कंफर्मेशन है। कहीं ना कहीं यही बाइंग करेंगे, और ये हमारा एसएल होगा दोजी, मतलब यहाँ से हैमर के नीचे का एसएल। तो प्राइस यहाँ से देखो पूंछ बनाया है, लेकिन यहाँ से गिरावट नहीं आई इसमें ना। इसके बाद में कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से लेके कितना तेज जंप मिला है, कितना, 659 से लेके 744 तक। इसके बाद में ये हैमर देखो ट्रेड ले सकते हैं हैमर, ठीक है ना। सेम ये हैमर बना, यहाँ पे ट्रेड लिए, ऑप्शन का ट्रेड में 2-3 दिन में पैसा बन जाता है। हैमर के नीचे प्राइस जल्दी क्लोज नहीं देगा, यहाँ भी क्लोज नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया आपको, देखो, ठीक है ना। सेम यहाँ भी हैमर बना, एक क्लोज ऊपर दिया, बाइंग का ट्रेड ले लेंगे, ये हमारा ऐसे होगा। हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन मिला ग्रीन, उसके ऊपर क्लोज दिया, यहाँ एक लाइन लगा देंगे, ये हमारा एसएल हो जाएगा हमारा। इसको भी नीचे क्लोज दो, तो एक क्लोज दो क्लोज हम निकल जाएंगे। प्राइस यहाँ आया, लेकिन पुश बनाई और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया। ऑप्शन का प्राइस यहाँ से 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है प्राइस, 634 से लेके 737 440 तक, ठीक है, कुछ दिन में। तो हैमर कैंडल के जो बाद की कैंडल होती है कंफर्मेशन, उसको देख के हम लोग ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक बाइंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम हैमर बनेगा, वीकली में बने मंथली में बने, उससे इफेक्टिवनेस उतना ही ज्यादा होगा। अगर वीकली में बनता है तो काफी वीक तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, प्राइस वहां से डबल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी है कि हैमर कहाँ बन रहा है, बॉटम में बन रहा है, टॉप में बन रहा है, मिडिल में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वो देखना ज्यादा जरूरी है। हैमर के साथ हम लोग और भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं कंफर्मेशन के लिए और अपनी एंट्री के लिए। मैं बताऊंगा आपको इंडिकेटर्स, वो जैसे आरएसआई है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, मूविंग एवरेज है ना, या पिवोट पॉइंट्स भी है, आपका सुपर ट्रेंड भी है। तो उसको बाद में हम लोग ऑप्शन के ट्रेड में जाएंगे, या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट की बास्केट में जाएंगे, तो दिखाऊंगा कि मल्टीपल जो इंडिकेटर्स हैं उसको लेके हम लोग एक सॉलिड फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, ताकि हम ट्रेड में हमारा जो सक्सेस का चांस है वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, हम लोग का जो फेल होने का चांस है काफी कम रहे हम लोग का, ठीक है ना। अभी उस समय दिखाएंगे आपको कंबाइन करके हम।
हैमर बना, हैमर के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज दिया, यहाँ ये हैमर बना, ये हमारा होगा एसएल पॉइंट, यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया, एंट्री ले लिए। उसके बाद प्राइस इसके नीचे नहीं आया, देखो इसके बाद प्राइस ऊपर ही ऊपर है यहाँ तक, है ना। तो जो लोग एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए एक ये मतलब रक्षा कवच है बहुत बड़ा। इसको लेके वो ट्रेडिंग में 90% सक्सेस रेट पा सकते हैं, 10% चांस तो हर जगह होता है फेल होने का, लेकिन आपका जो सर्वाइवल रेट होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको ट्रेड निराश नहीं करेगा, आप हैरेस नहीं होंगे, आप मार्केट से परेशान नहीं होंगे। आप इन सब पैटर्न को देखकर ट्रेड लो, कोई भी 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी खरीद के रखो आप। आपको कुछ दिन में जो आपको पोस्ट ऑफिस में पैसे नहीं बनेंगे, जो आपको किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे नहीं बनेंगे, वो आपको मार्केट में यहाँ पे पैसे बन जाएंगे। इन सिंपल जो दो तीन आपको इंडिकेटर बताया, इसको देख के लेने से, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में आने के बाद में दोजी बना है, दोजी बना है, दोजी का एसएल ले लेंगे हम लोग। प्राइस कहीं ना कहीं से इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। दोजी कहाँ बनी है, ये दोजी दिखा, छोटा सा क्रॉस, दोजी बनी है। दोजी के नीचे लाइन लगा दिया, इस रेंज में हम बाइंग करेंगे। यहाँ यहाँ बाइंग हो गई हमारी, बाइंग में बैठ गए। कहीं ना कहीं से 2 4 10 दिन में प्राइस हमारा 623 से लेके 765 आ गया। 623 से लेके 765, कम नहीं होता परसेंटेज वाइज, अगर आप ट्रेड लो तो। ठीक है ना। छोटा सा एसएल, लेकिन एसएल खाएगा नहीं। ये ऐसा एरिया होता है कि आपको रिटर्न बड़े मिलेंगे और एसएल छोटा आएगा आपका, ठीक है। यहाँ हैमर बना, कंफर्मेशन कैंडल मिला। बहुत से लोग क्या करते हैं, हैमर पे भी ट्रेड लेते हैं कि एसएल काफी छोटा होगा, इतना से इतना होगा। तो वो जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है। बाकी इंडिकेटर भी देख लेना होता है कि हमारा आधे से ही किस जोन में आ रहा है, या प्राइस क्या 20 SMA के ऊपर चल रहा है, तो हम उस हैमर देख के बुलिश हो सकते हैं उस जगह में, ठीक है ना। यहाँ बाइंग मिल जाएगी, लेकिन जिनको कंफर्मेशन नहीं, जो सिर्फ इसी को देकर ट्रेड लेते हैं, तो सेकंड ट्रेड पे कैंडल पे लो। क्योंकि यहाँ गैप अप भी हुआ प्राइस, यहाँ पे जोन बना है गैप अप का। तो गैप अप का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इस जोन में भी हम लोग बाइंग करेंगे ना। तो प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में, 7 8 दिन में अपने को कम से कम 456 से लेके 558 तक काफी प्राइस होता है। 25% मूवमेंट होता है, कम नहीं होता है। 25% मूवमेंट। तो हेमंत देख के ट्रेड लिया, इसका एसएल यहाँ काम किया, ठीक है। 25% का पैसा अपने को साल में बन गया। तो हेमंत, मैंने अभी जो भी आपको 3 4 5 ट्रेड दिखाए हैं, हेमंत कहीं भी फेल नहीं किया ऐसा ट्रेड। तो इसका स्टैक दिया 90% ट्रेडिंग में। ऑप्शंस के बायर्स भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लेवल के हैं ना, वो लोग भी हेमंत को देख के ट्रेड लेते हैं, बिल्कुल। यही हेमंत अगर ऊपर के साइड बन जाता है टॉप में, वो तो इन्वर्टेड हेमंत, उल्टा हेमंत, लटका हुआ, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। और वहां से जो ट्रेंड होता है रिवर्स हो गया, मतलब जो बाइंग का ट्रेंड तो सेलिंग में आ गया, ठीक है ना। तो उसमें पुट बाइंग, कॉल सेलिंग, है ना, इन सब में भी पैसा बनता है। या कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है, कोई स्टॉक में पोजीशन लिया है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे अपने को एग्जिट करना है, इसको देख के। जैसे यहाँ हुआ ना, ये हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर ये है जो बना है हैमर, ये रेड कलर का। इसकी ऊपर की जो पूंछ है ये लंबी है, नीचे की पूंछ छोटी है। ये हैमर के रूप में बन गया है इस पर, ठीक है ना। तो ये यूनाइटेड हैमर कहीं ना कहीं प्राइस यहीं से गिरा है, और गिर के फिर नीचे आया काफी ज्यादा। ये जो दोजी मैंने बताई थी आपको उस दिन, डेथ क्लॉज, ये जो है डेथ क्लॉज मीन्स आपका, ये दोजी ऊपर पूंछ ज्यादा है, नीचे कम है, बॉडी कम है। ये गिरावट का इशारा है, कहीं ना कहीं प्राइस में गिरावट आ सकती है, ठीक है ना। जिसकी ऊपर की पूंछ ज्यादा रहे और नीचे बॉडी कम रहे पूंछ, वो उल्टा होगा। और जिसमें नीचे की बॉडी लंबी रहे पूंछ, ऊपर की बॉडी कम रहे, वो अप साइड का आपका इशारा है, मतलब दोजी में, हाँ। भाई देखो, ये देखो इन्वर्टेड डैमर यहाँ भी बना है, यहाँ भी आप देखो इन्वर्टेड डैमर ये बना है। इसको रेड कैंडल प्राइस में गिरावट आई है। इन्वर्टेड डैमर ये भी है, इन्वर्टेड डैमर एक तरह का। ऊपर की जो पूंछ है लंबी है, यहाँ भी इन्वर्टेड डैमर बना है, यहाँ से प्राइस में गिरावट आई है। 1 दिन 2 दिन प्राइस आपको
लूटने के लिए, आपको एसएल खाने के लिए ऊपर गया है लेकिन क्लोज नहीं किया, उसके हैमर के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, वहीं से गिरावट आएगी आपको, ठीक है। तो हैमर के ऊपर क्लोज दो तो मानेंगे तुम बुलिश हो। इन्वर्टेड हैमर बन गया मतलब हम वहां सावधान हो जाए कि प्राइस में गिरावट आएगी, ठीक है ना। ये टॉप में बनेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इन्वर्टेड हैमर टॉप में बनेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। जिसे बना है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ बना है इन्वर्टेड हैमर टॉप में। टॉप प्राइस का है, यहाँ बना है। उसका प्राइस में कितना फॉल हुआ, काफी तेज, देखो यहाँ से यहाँ फॉल हुआ कम से कम, ठीक है ना। यहाँ बना है, यहाँ प्राइस में फॉल हुआ है, यहाँ बना है प्राइस में, यहाँ फॉल हुआ है। ये हैमर बना है, यहाँ हैमर, ये इसको देख के अगर लेंगे ट्रेड तो यहाँ से यहाँ तक का काफी एक मूवमेंट मिला देखो। एसएल कितना होता है यहाँ, 644, इतना 2-4 पॉइंट का। यहाँ से हम ट्रेड लेते और अपना टारगेट इतना हो गया हैमर का, ठीक। हैमर को देख के बड़े बड़े ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। ऑप्शन के ट्रेड भी काफी इसमें मिलते हैं अपने को, क्योंकि ऑप्शन की क्लास हम अभी नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, कंफ्यूज होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन का ट्रेड भी आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑप्शन का ट्रेड कैसे बनता है इसमें। वीकली में दिखाता हूँ आपको, वीकली का हैमर क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, कितना प्राइस पर मूवमेंट मिलता है। ये वीकली में दिखा रहा हूँ, वीकली का देखो प्राइस कहीं ना कहीं ये 188 है, कितना आ रहा है नीचे, 188, यहाँ हैमर बना। नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन मिला, एक दिन 2 दिन क्लोज देगा, हम निफ्टी ले लेंगे, ये हैमर का नीचे का पॉइंट हमारा ऐसे हुआ। उसके बाद प्राइस ने देखो वन, मतलब 200 रुपये, मान लो 200 में आपकी एंट्री होती है तो 200 रुपये से लेकर प्राइस कहाँ तक, 500 तक, ओनली बेसिस ऑफ हैमर। तो पोजिशनल जो आप ट्रेड ले सकते हो हेमत से, वीक में लोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। वहां से लेके पोजिशन छोड़ दो, भूल जाओ, पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो हेमल्स के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, एसएल काफी छोटा होगा, रिवार्ड काफी ज्यादा होगा आपका हेमल्स के बेसिस। 10 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके वीकली तक, मंथली तक काम करता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप हेमर लेके ट्रेड लोगे उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, उतना ज्यादा मूवमेंट प्राइस में आपको मिलेगा उसमें। अब दिखाना कि ये फेल कहाँ होता है, ये जल्दी फेल होता नहीं है। ये हेमर बना, यहाँ कोई पोजीशन लेता है तो 159 60 के ऊपर, और ये हेमर का जो पोजीशन है वो बरकरार रहा है यहाँ तक अभी बुलिश ट्रेंड में। यहाँ पे भी रेस लिया, 298 तक आया प्राइस इस हेमर के बेसिस पे यहाँ तक। यहाँ देख लो, ये हेमर बना, इसका नीचे का ऐसा रख लिया, इसके नीचे आया नहीं प्राइस, फिर यहाँ से ट्रेंड पकड़ ली है प्राइस, वो यहाँ कहाँ से 79 से लेकर प्राइस चला गया 180। तो वीकली में बनता काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है इसका, डे टाइम फ्रेम में भी है वो आपका, और आवरली में 10 मिनट में भी है, मतलब बनता है इसमें। ओला के चार्ट में आता है, लास्ट जो हम आपको ट्रेड अपडेट किया था, बताया था। जब हैमर आवरली में बनेगा उसका असर 3-4 दिन रहता है, ठीक है। 10 मिनट में बनेगा, सेम डे फुल डे वो बुलिश ट्रेंड हो सकता है। हैमर अगर डे में बन गया तो 5-7 दिन 10 दिन तक उसका इफेक्ट रहेगा, वीकली में बन गया तो काफी महीनों तक रहेगा, महीनों में बन गया तो सालों तक उसका इफेक्ट रहेगा हैमर का इफेक्ट। ओला का जैसे शेयर था कि डाउन ट्रेंड में था, काफी दिन से डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो डे टाइम फ्रेम में देखा कि डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद आवरली में प्राइस गिर रहा है, आवरली में भी प्राइस गिर के यहाँ पे देखो, ये इसका स्विंग हाई था प्राइस का, ये जो था इसका स्विंग हाई था, यहाँ से गिर के लगातार प्राइस गिर के यहाँ न्यू बॉटम बनाया। बॉटम के पास जब प्राइस में यहाँ से मुझे दिखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हैमर बना है रेड कलर का, तो प्राइस में यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, चांस है, और भी इंडिकेटर मैंने देखा था। तो इसमें लगा कि कहीं ना कहीं रिवर्सल लगा सकता है शायद, तो यह एक बाइंग मोमेंट है, यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो 2-3 ही 4 दिन तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ मैंने हेमर के बेसिस पे ट्रेड लिया था, इसी जगह लिया था, 31 रुपीज पे बाई किया था हेमर का, जो नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन है मैंने वहां वेट नहीं किया था।
वहां भी वेट भी करने से कोई दिक्कत नहीं था, प्राइस 31 रुपीज में मिल जाता, 31.50 में। 31 में मैंने ट्रेड लिया था उस दिन, है ना। ऐसे क्या होता है मेरा 30 रुपया 80 पैसा, 30 50 पैसा, 50 रुपये कैसे मिलता है मेरा। वहाँ कोई बड़ी क्वांटिटी भी पंच की जा सकती है इंटरडे बेसिस पे। यहाँ से प्राइस भी 31 रुपीज से उसी दिन 9 15 सॉरी, ये क्लोजिंग में ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है ना। जब प्राइस नेक्स्ट डे खुला है उसका, तो गैप अप के साथ ही खुला है और अच्छा ट्रेंड मिला है, और अपने को अभी तक प्राइस उसके नीचे नहीं आया, लास्ट 37 का हाई मारा था। और अभी देखो 3 4 दिन हो गए उसके बाद से प्राइस बुलिश ही है। तो एक बार जब हैमर बनता है आवरली में, तो 3 4 दिन तक 5 दिन तक उसका असर होता है, और उस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, बाकी जब आप ट्रेड जैसे आगे जाएंगे हम लोग, तो बाकी इंडिकेटर सब देखोगे, तो समझ में आएगा कि कंबाइन करने से वो सॉलिडिटी मिलेगी अपने को, कि अपना ट्रेड सेटअप वहाँ फेल नहीं हो अपने को, ठीक है ना। और जैसे इसमें अगर मूविंग एवरेज भी लगाए हम लोग अवली में, अगर अपलोड करते हैं मूविंग एवरेज को हम लोग, जो मैंने बताया था आपको, कौन सा 20 20 50 50 100 200 का, ठीक है। वो यहाँ बैंक में नहीं है, वो बैंक में नहीं है, सेलिंग में है। वीवेब के नीचे प्राइस भी है। प्राइस जब वीवेब के नीचे होता है ना, तो किसी भी एंगल से प्राइस बुलिश नहीं होता है, हम लोग नहीं खरीदते हैं प्राइस को। लगातार प्राइस देखो यहाँ रेड लाइन के नीचे है, तो बुलिश नहीं है प्राइस यहाँ पे कहीं भी। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी शायद वो बुलिश नहीं होगा। हाँ, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में नो डाउट वो बुलिश था उस दिन। देखो, सिंपल चीज दिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रेड आपको ऑप्शन में बहुत काम आएगा, इंडिकेटर जो बता रहा हूँ मैं। ये मैंने ट्रेड लिया था देख के आवरली में, दोजी देख के आवरली में लिया था, नो डाउट। आवरली में दोजी बनी है, लेकिन इसका कंफर्मेशन मैंने देख लिया था 10 मिनट के चार्ट पे। ये डेट नोट कर लो, कौन सी डेट है, देखो डेट टाइम 18/12, जो कैंडल बनी है। यहाँ देखो कैंडल का दिखा रहा है आपको ऊपर प्राइस, यहाँ ऊपर दिखा रहा है कैंडल में, वहाँ लिखा हुआ प्राइस 31 30 लिखा था, लिखा हुआ, दिखा आपको। 18/12 में बनना है, 14:15 ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है हाई लो। तो ये कैंडल बनी 18 तारीख को। तो ये एक सिग्नल मिल गया है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। 18/12 को कंफर्मेशन कैसे मिला मुझे, 10 मिनट के चार्ट पे जाना है। मैं गया, तो यहाँ देखा कि 18/12 को प्राइस कहीं ना कहीं से, 18/12 दिख गया आपको। 18/12 को प्राइस, ठीक है, ये रहा कि यहाँ प्राइस फ्लैट हो रहा है एवरेज। 19 तारीख को क्या हुआ, प्राइस अपने सब एवरेज के ऊपर आ गया यहाँ। 19 तारीख में हम ट्रेड लेते तो उस समय प्राइस आ गया था 34 रुपये। तब मैं उसमें बुलिश ट्रेड में बैठा था कि कन्वर्शन हो ही गया है, तो अब ये ट्रेड गिरेगा नहीं, ठीक है ना। तो 10 मिनट के चार्ट पे ये बुलिश हो गया, प्राइस कन्वर्शन में चला गया आपका, कन्वर्जेंस में। और ये जाने के बाद में क्या हुआ, ये देखो चारों इंडिकेटर के ऊपर है, लगातार चारों इंडिकेटर के ऊपर बना हुआ है, और अभी तक बना हुआ है, चारों मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। तो प्राइस अभी तक के ये बुलिश है। जब तक प्राइस इसके डाउन ट्रेंड में चारों इंडिकेटर के नीचे नहीं आ जाता, प्राइस में हम बुलिश ही रहेंगे। लेकिन चूंकि प्राइस 10 मिनट के टाइम फ्रेम में वीएफ के नीचे आ गया अपना, इसलिए एक शॉर्ट टर्म हम इसमें बुलिश ही मतलब बेरिश ट्रेंड आएंगे कहीं ना कहीं। ये जो टॉप है, ये एक सेल सिग्नल था कि यहाँ निकलना था, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था। 31 मिलियन 37 में निकल जाना था अपने को, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड 10 मिनट के चार्ट देख के ले सकते हैं अपने इसमें। इंडिकेटर ये बना था कि अपने ये बुलिश है, लेकिन बुलिश का ट्रेंड यहाँ पे अपने को ये जो आ गया है, प्लस प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यहाँ आ रहा है इसमें। ये जो रेजिस्टेंस प्रीवियस वाला है यहाँ, ये रेजिस्टेंस है कम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो प्राइस कहीं ना कहीं इसमें जाने में दिक्कत होगी, 37 के ऊपर क्रॉस करने में प्राइस को दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ से कहीं से कहीं इसमें निकलना बनता है ट्रेड में, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो आज की क्लास यहीं इस खत्म करते हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन आपका लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होगा, कुछ स्टॉक का चार्ट्स पे आपको इसमें डाउट होगा, कुछ स्टॉक में देखना है, या और कोई डाउट होगा तो इस पर आपको डाउट्स को लेते हैं, इसको दूर करते हैं।